अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अना परस्तों को अगर इश्क हो जाए तो समझो इन्हें बद्दुआ लगी है। कलाई पर घड़ी बांधते दामिर ने अपने पीछे आईने में उभरते अक्स को देखा। इस फजूल शेर का मतलब दामिर ने स्पाट निगाहों से उसे घूरा। अलियान ने मसनूई तासुब से सर झटका। इतने सादा अल्फाज का मतलब नहीं समझते आप ब्रो? मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ। दामिर ने उसे अपने सामने दीवार के साथ टेक लगाते देखकर दांत कुचकुचाए। मगर मैं तो आपको ब्रो मानता हूँ। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। दामिर ने उल्टा हाथ घुमाया, मगर वो पूरी तरह चुकन्ना था। उसके बाजू के नीचे से घूमकर कई कदम दूर हुआ। इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे। दामिर ने पलटकर दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, मगर अलियान मुतबस्सुम निगाहों से उसे देखते मजीद कई कदम पीछे हट गया। जो भी बताना है उधर से ही बताइए। वैसे ये हादसा कब हुआ? कौन सा हादसा? दामिर के चेहरे पर उलझन उभरी। अलियान महफूज हुआ। यही मोहब्बत का हादसा। अलियान आगे बढ़ते उसके शाने पर हाथ रखा, जिसे दामिर ने झटक दिया। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, हकीकत है जिसे आप झुटला नहीं सकते। माजरत माजरत। दामिर को जाबराना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो माजरत खाना अंदाज में हाथ उठाते दरवाजे की जानिब लपका। वापस आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी बकवास का मतलब। दामिर उसकी तरफ बढ़ा, जबकि अलियान खिलखिलाते हुए तेजी से बाहर निकल गया। तुम? फैज़ रसूल ने दरवाज़ा खोलते सामने मौजूद वजूद को बेयकीनी से देखा। तकरीबन 11 बरस बाद वो इनके सामने इनकी चौखट पर खड़ा था। सुरमई शर्ट, खाकी पैंट, खिलता गंदमी पुरकशिश चेहरा। चंद लम्हे लगे थे इन्हें सामने खड़े वजूद को पहचानने में। जी मैं। बाजू सीने पर लपेटते अजहद संजीदगी से जवाब दिया। 6 फुट के करीब कद, मजबूत सुरापा, आंखों में सर्दपन था। क्यों आए हो? चौखट पर हाथ रखकर उसका रास्ता ब्लॉक करते फैज़ के चेहरे पर भी कमोबेश वैसे ही सर्द तासरात थे, मगर आंखों में उमड़ती सुर्खी उसके जब्त का पता देती थी। आप अगर भूल रहे हैं तो याद दिला दूं, मेरे भी कुछ अजीज़ रिश्ते यहाँ बसते हैं। उफ! फैज़ साहब इस्तहज़ाया मुस्कराए। अजीज़ रिश्ते? चबा चबा कर कहते उसकी सुरमई गहरी आंखों में देखा, जिन्हें बरसों कबल छोड़कर चले गए थे। जाना ही था। दामिर ने लापरवाही से शाने उचकाए। बकौल आपके सांपों की औलाद तो फिर सपोले ही होते हैं, तो सपोलों से किस चीज़ की तवक्को रखते हैं आप? फैज़ साहब चंद लम्हों के लिए चुप रह गए। रास्ता दीजिए, आगे नहीं जाने दूँ तो? आप ऐसा करके देख लें। अंदाज चैलेंजिंग था। फैज़ रास्ता छोड़ो। इससे कबल के वो मज़ीद बहस करते पीछे से माँ का दबंग लहजा सुनते हुए इनाद के अंदाज में रास्ते से हट गए। दामिर ने इनकी जानिब देखे बगैर दहलीज अबूर की। सुरैया सामने घबरू जवान को देखते आप दीदा हो गईं, बाहें फैलाईं। दामिर इन नातवा बाजुओं में समाया तो एक पल के लिए उसकी आंखें भी नम हुईं, मगर उसने खुद को कंट्रोल करते नानों को खुद में भींच लिया। माशा अल्लाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। नानों ने नम आंखों से उसे सामने करते उसके खूबरू चेहरे को मोहब्बत से छुआ। दामिर ने बेसाख्ता उनके हाथ अपने हाथों में थामते नरमी से बोसा दिया। मीरू अकब से लरजता लहजा सुनते ही उसकी सिमत मुस्कुराहट सिमटी। जब्त से आंखें मीचते आहिस्तगी से पलटा। दामिर नानों के हाथ छोड़ते उसने संजीदगी से अपनी जानिब आती मायदा की तस्हीह की। बेताबी से उसकी जानिब बढ़ती मायदा के कदम उसके अंदाज पर ठटके। नम आंखों से बरसों बाद उसका चेहरा देखा। मीरू नहीं, दामिर नाम है मेरा। फैज़ और नानों ने मायदा का धुआं धुआं चेहरा देखा, जबकि निगाहों के सामने वो 10 बरस का बच्चा लहराया जो दूर जाने के खौफ से तड़प रहा था। लेकिन आज सामने 21 बरस का नौजवान खड़ा था, जो आंखों की जुम्बिश से मुकाबिल को चुप करवाने की सलाहियत रखता था। दामिर ने किसी अनजाने से एहसास के तहत दाएं जानिब निगाह की, जहां पीच कलर दुपट्टे शर्ट में मलबूस चेहरे को देखते उसके लबों ने बिया पुकारा। उसके नाआशना लबों की जुम्बिश महसूस करते फैज़ और मोमना बेसाख्ता मुस्कुराए। बचपन की आदतें कब आसानी से छूटती हैं, जबकि इत्बा मायदा की जानिब मुतवज्जो थी, जो नम आंखों से दामिर को देख रही थी। तभी दामिर ने निगाह इत्बा से हटाते मोमना की जानिब देखा। अस्सलाम वालेकुम। मोमना का चेहरा देखते अंदाज कदरे नरम था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम। माशा अल्लाह। उन्होंने नरमी से उसका शाना थपथपाया। इतने से थे जब यहाँ से गए थे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाते इशारा किया। इतना भी छोटा नहीं था मैं। दामिर ने मुस्कुराहट छुपाते इन्हें बताया। 10 बरस का था। माँ से नहीं मिलोगे?
मोमना ने मायदा का नम चेहरा देखते कहा। तो दामिर ने इनकी जानिब देखा। मुझे मीरू बनकर किसी से नहीं मिलना। हाँ, अगर दामिर से मिलना है तो मुझे एतराज़ नहीं। बाजू वाह करते रुख माँ की जानिब मोड़ा। 2 कदमों की दूरी पर खड़ी मायदा उसके बाजुओं में समा गई तो दामिर ने उनके गिर्द हिसार बनाते उनके सर पर थोड़ी टिका दी। वहाँ मौजूद सभी नफूस ने मोहब्बत से ये जज्बाती मंजर देखा। चंद लम्हे बाद माँ के सर पर बोसा देते वो पलटा तो रुख इत्तबा की जानिब था। बिया कैसी हैं आप? उसने हाथ बढ़ाया, फिर कुछ एहसास होने पर हाथ पीछे कर लिया। सॉरी वो दरअसल सुर्ख चेहरे के साथ बेरब्त सा बोलते उसने हाथ पीछे कर लिया। मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? इतने बरसों बाद आए हो, खाना खा कर जाना, मोमना ने टोका। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? हसनैन साहब ने रात के 10 बजे अलियान को बाहर जाते देखकर पूछा। जबकि रैक के करीब चाय का मग रखे दामिर ने मुतवस्सम निगाहों से उसकी उड़ती रंगत देखी। वो डैड, दरअसल अली की तरफ, इसे कुछ काम है। उसने सर खुजाया। समीन भी कमरे से निकल आई थी, जबकि हसनैन साहब उसके रूबरू आकर फिर वॉल क्लॉक की जानिब इशारा किया। रात के इस वक्त कौन सा काम है उसको तुमसे? और ये क्या बेहुदा हुलिया है? उन्होंने नागवारी से उसकी कलाई पर पहने रबड़ बैंड्स, फिर घुटनों से फटी जीन्स और फ्रेंच शेव को देखा। यार अलियान, ट्राई किस गधे ने किया था? इस वक्त रूम से बाहर आने पर खुद को कोसते लबों पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट सजाते बाबा का चेहरा देखा। अब इस फीकी मुस्कुराहट का क्या मतलब हुआ? हसनैन साहब ने उसे डांटा। दिलचस्पी से उसकी दुर्गत बनते देखते दामिर को बहुत मज़ा आया। अलियान की मदद तलब निगाहों को देखते उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। सॉरी बाबा, प्लीज़ जाने दें। दामिर की जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर उसने मिर्तजी लहजे में दरख्वास्त की। समीन भी खामोश तमाशाई थी। कहीं नहीं जा रहे तुम? जाओ अपने कमरे में। हसनैन साहब का लहजा दुर्शत था। अलियान मरे मरे कदमों से ऊपर आया, फिर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपनी जाने मुतवज्जो दामिर को घूरा। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। दामिर ने मसनूई इज़हार हमदर्दी से उसका शाना थपका। देख लूँगा मैं आपको। उसने मसनूई खफगी से मतलला किया। वो भाई का हाथ झटकने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता था। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे देख लो, वो भी गौर से। हसनैन और समीन ने बगौर दोनों को देखा। ऐसा मंजर पहले कभी निगाहों से नहीं देखा था जब वो दोनों यूं महवे गुफ्तगू हों। अलियान की पुरकशिश कोशिश पर दामिर पानी फेर देता था। उसका शाना थपक कर वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। आपको अलियान के हुलिये में क्या नापसंद है? मुखातिब हसनैन साहब थे। वो हू बहू इनका अक्स था। खिलदा गुंदमी चेहरा, मगरूर नकूश, बावकार रख रखाव। इन्हें बेटे पर प्यार आया, मगर दामिर हसनैन से प्यार जताने का हक वो शायद खो चुके थे, जबकि वो इनके जवाब का मुंतज़िर था। मुझे उसका हुलिया बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने देखा नहीं कैसे भिखारियों की तरह फटी जीन्स पहनता है, बाल कितने मलंगों की तरह बढ़ा रखे हैं, और दाढ़ी, उफ, इंतहाई बेहुदा है ये लड़का। उन्होंने खफगी से कहते एक नज़र सामने बैठे बेटे को देखा। खूबसूरत बालों का स्टाइल, कलाई में घड़ी और हल्की सी दाढ़ी में वो बहुत डिसेंट लग रहा था। उनके लबों को मुस्कान छू गई, जैसे दामिर ने महसूस करते सर हिलाया। बहुत जल्द आपकी ये मुस्कुराहट छीन लूँगा। और हसनैन को तकरीबन हफ्ते बाद दामिर के सवाल का जवाब भी मिल गया था। उन्होंने हैरत और बेयकीनी से दामिर के घुटनों से फटी जीन्स और रंग बिरंगे बैंड को देखा था। और तो और अलियान की तकलीद में शेव भी कर ली थी। तो उसने इस रोज़ वो सवाल इसीलिए किया था क्योंकि वह हसनैन साहब को तंग करना चाहता था, मगर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। उससे कुछ कहने का मतलब था उसे ज़िद दिलाना, और ज़िद में वो अपना ही नुकसान करता था। अस्सलाम वालेकुम। जी चाचू। एजाज़ ने कॉलेज से छुट्टी की थी और वो लंबी नींद लेने का इरादा रखता था, मगर सुबह से मुख्तलिफ कामों ने उसका मूड ख़राब कर दिया था। अभी दिन का 1 बजा था और उसे लेटे बमुश्किल 5 मिनट ही हुए थे कि अहमद चाचू की कॉल आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हैं आप? भाई बता रहे थे आज छुट्टी है तुम्हारी कॉलेज से। जी मैं घर पर हूँ, उसने सपाट जवाब दिया। आपको कोई काम था? बेटा दरअसल सुमैया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कॉलेज नहीं गई, सोहा गई है। अब छुट्टी का वक्त हो गया, मुझे मीटिंग में जाना है। अगर तुम फारिग हो तो उसे घर छोड़ दोगे? जी बेहतर, मैं निकल रहा हूँ चाचू। जब्त से कहते उसने कॉल काटी। सैल गुस्से से सोफे पर उछाला। लानत हो तुम पर एजाज। उसने 4-5 मुक्के तकिए पर मारे। किस गधे ने मशवरा दिया था छुट्टी का? कलाई मोड़कर वक्त देखा। मोहतरमा की छुट्टी में 20 मिनट रहते थे। हाथों से बाल संवारते बाइक की चाबी और कैप उठाकर बाहर निकला तो इतबा ने हैरत से इसे देखा। कहाँ जा रहे हो एजाज? अभी तो आए थे, चाचू ने कॉल की थी, सोहा को कॉलेज से पिक करना है। आपको कुछ चाहिए? इतबा ने मोहब्बत से भाई का चेहरा देखा जो सुबह से घनचक्कर बना हुआ था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने नरमी से जवाब दिया, जो उसकी तबीयत का खासा था। इसी सादा और नरम लबो लहजे के बाइस वो हर दिल अजीज़ थी। एजाज जब कॉलेज गेट पर पहुंचा, छुट्टी में 5 मिनट बाकी थे। चाचू की बताई मखसूस जगह पर बाइक रोककर उसने सेल निकाला।
चाचू ने कहा था सोहा खुद इस जगह पर आ जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद उसकी झुकी निगाहों के सामने सफ़ेद जोगर्स आए तो एजाज ने निगाह उठाकर एक नज़र सोहा को फिर स्क्रीन को देखा। छुट्टी हुए 10 मिनट हो चुके हैं, कहाँ थी? अंदाज अजहद संजीदा था। सोहा खफा हुई क्योंकि एजाज बहुत कम इस अंदाज में बात करता था, लेकिन जब भी करता था अगले की जान पर मन आती थी। वो फ्रेंड्स के साथ आधा दिन फ्रेंड्स के साथ गुजार कर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता? उसने खफगी से पूछा। सेल जेब में डालकर बाइक स्टैंड से हटाई। सोहा ने शिकवा की ना निगाहों से उसे देखा। मैं जानबूझकर लेट हुई हूँ। अंदाज रूठा हुआ सा था। जानबूझकर? एजाज ने बेसाख्ता उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है पिछले 20 मिनट से इतनी गर्मी में बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हूँ मैं, और तुम? उसने खफगी से कहते किक मारी, मगर फिर कराह कर रह गया। किक सीधी टखने पर लगी थी। ये अच्छी रही। इसने आसमान की जानिब निगाह की। सॉरी, आपकी पिंडली को हट किया। लब भींच कर दर्द बर्दाश्त किया। ज़्यादा तो नहीं लगी? सोहा ने तशवीश से उसका टखना देखा जो चोट के बायस सुर्ख और नीला हो रहा था। बस हड्डी टूटने की कसर रह गई है। अब बैठोगी या दावतनामा दूँ? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने तुमसे मिन्नत नहीं की थी मुझे पिक करने आओ। बाबा के कहने पर आए हो। मुंह फुलाकर बैग दरमियान में रखते वो उसके पीछे बैठी। यूं भी मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। इतनी गर्मी में 20 मिनट मुझे खड़ा करने में मेरी कौन सी भलाई पोशीदा थी मोहतरमा? ज़रा इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगी आप? बाइक आगे बढ़ाते इस बार लहजा कतरे बेहतर था। मैंने सोचा था देर से जाऊंगी, जब तक तुम प्यारी प्यारी लड़कियों को देख लोगे। सोहा ने लब दबाते शरारत से कहा। क्या मतलब? एजाज ने नासमझी से पीछे गर्दन मोड़कर सोहा का चेहरा देखना चाहा। सामने देखो, क्यों मरना चाहते हो? वो बौखलाई। एजाज ने फ़ौरन रुख सीधा किया। मैंने सोचा तुम खूबसूरत लड़कियों को देख लो, इसीलिए लेट आई। कज़न होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। अब शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करना। शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। सोहा ने खफगी से उसकी कैप से झांकते घने बालों को घूरा। नाशुक्रा। जहाँ तक बात है खूबसूरत लड़कियों को देखने की, तो मेरा ख्याल है ये गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ सब तुम जैसे नमूने होंगे। तो मोहतरमा, मैं एक नमूने को देखकर ही उगता चुका हूँ। अहम बात यह है कि मैं मकाफाते अमल पर यकीन रखता हूँ। मेरे घर में 3-3 लड़कियाँ मौजूद हैं। आहा! सोहा उसकी सोच पर सरशार हुई, मगर उसे बताकर या तारीफ करके वो उसे मगरूर नहीं करना चाहती थी। तो मोहतरम एजाज साहब मुझे इम्प्रेस करने के लिए डायलॉग बोल रहे हैं। मुझे डायलॉग बोलकर या तुम्हें इम्प्रेस करके कौन सा मेडल लेना है? यूँ भी नज़र की हिफाजत सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी ज़रूरी है। तभी इनकी बाइक के बराबर ग्रे टोयोटा आई। दोनों ने बैक वक्त देखा, जहाँ से दामिर का खूबरू चेहरा नज़र आ रहा था। कहाँ जा रहे हो? दामिर ने गाड़ी रोकी। चाचू की तरफ। सोहा को ड्रॉप करके घर जाऊँगा। आप कहाँ? मैं बस ऐसे ही निकला था। आ जाओ, आइसक्रीम खिलाता हूँ दोनों को। सोहा तुम इधर आ जाओ। उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट डोर खोला तो सोहा ने एजाज की जानिब देखा। इसे क्यों देख रही हो? जैसे ये कज़न है। मैं भी कज़न हूँ। उसने सोहा को डांटा। सॉरी भाई। सोहा ने शर्मिंदगी से माजरत करते हुए बैग उठाया। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? दामिर ने उनके लिए आइसक्रीम मंगवाकर एजाज का चेहरा देखा। जहाँ 12 बजे हुए थे। रात तो तुम बता रहे थे तुम्हें आज पूरा दिन सोना है। सो ही ना जाऊँ मैं? वो भी पूरा दिन? क्यों, क्या हुआ? दामिर ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। सुबह से एक पल बैठना नसीब नहीं हुआ। एजाज ने जले दिल के फपोले फोड़े। सुबह दादू को अपने किसी दोस्त के यहाँ इनके शौहर का पुरसा देने जाना था। तकरीबन 2 घंटे वहाँ इनके साथ बैठना पड़ा। वापसी पर मम्मा और फुप्पो चाचू के यहाँ जाने के लिए तैयार थीं। वहाँ पहुँचा तो चची जान ने कहा, बेटा गोश्त ला दो। फिर इन्हें याद आया आज तो इन्हें टेलर के यहाँ से कपड़े उठाने थे। सुमैया की मेडिसिन भी लानी थी। चाचू जो कि मसरूफ़ थे तो वो काम भी मुझे ही करने पड़े। दामिर ने मुट्ठी लबों पर रखते मुस्कुराहट छुपाई। ऐसा ही कुछ हाल सोहा का भी था। एजाज का अंदाज ही इस कदर दिलचस्प था। फिर घर आकर लेटा ही था कि चाचू की कॉल आ गई। इन मोहतरमा को कॉलेज से पिक करना था। उसने सोहा को घूरा। दामिर मुस्कुरा दिया। ओह सैड, वाकई काफ़ी ज़्यादती होगी आज तुम्हारे साथ। उड़ाने मजाक, आपको करने पड़े ना इतने काम, वो भी गर्मी में बाइक पर, तब पूछूंगा। उसने दामिर के अंदाज पर बुरा मानते हुए मुंह फुलाया। ओके बाबा, सीरियस। मैं सोहा के मामू की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ और इनसे कह दूंगा कि आइंदा कोई भी काम हो तो मुझसे कह दिया करें। मुकर तो नहीं जाएंगे अपने अल्फाज से? दामिर हसनैन अपने अल्फाज से मुकरने वाला इंसान नहीं। वो अजहद संजीदा हुआ था। क्या बात है ब्रो, दिल खुश कर दिया। वाह ज़बरदस्त। दामिर डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा था जब अलियान खुशगवार हैरत से कहते उसके करीब बैठा तो उसने संजीदगी से सवालिया निगाह उसकी जानिब उठाई। मेरी तरह ये बैंड्स, जीन्स और बाल भी बढ़ा लिए। वैसे फ्रेंच कट बहुत सूट करती है आप पर। मैं नहीं जानता था बजाय मुझसे इख्तलाफ करने वाला भाई मुझसे इस कदर इंस्पायर है। तुम किस कदर खुशफहम इंसान हो अलियान। वो कैसे? तुम्हें यह खुशफहमी क्यों हुई कि मैं तुमसे इंस्पायर हूँ? दिख रहा है ब्रो। अलियान ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। आप मुझे कॉपी करते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। दोनों हाथ सर के पीछे बांधते वो झूम गया। मैं मिरासियों को फॉलो नहीं करता। हैं?
आलियान ने खुले मुंह पर हाथ रखा। आप खुद को मिरासी कह रहे हैं? जस्ट शट अप, ओके, शट मी अप। लेकिन प्लीज़ बताइए ना, ये हुलिया क्यों अपनाया, जबकि आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है अंदाज। अलियान संजीदा हुआ। जबकि डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हसनैन साहब भी रुके, क्योंकि बाबा और मामू को ये हुलिया पसंद नहीं। बहुत अच्छे मेरे बेटे, हसनैन साहब ने खफगी से कहा तो दोनों भाई पलटे। तुम हमारी ज़िद में क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? मुझसे नाराज़गी तो समझ में आती है, फैज़ से क्यों खफा हो? वो उसके मुकाबिल आए, क्योंकि आप दोनों ने ही मेरे साथ ज़्यादती की थी। दामिर का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हुआ। वो झटके से उठा था। इस वक्त गाड़ी सिग्नल बंद होने पर रुकी थी। जब फैज़ साहब की गाड़ी के करीब बाइक रुकी, उन्होंने बेसाख्ता बाइक सवार को देखा। चेहरे पर खफगी छा गई। हेलमेट के नीचे से झांकते सिल्की शानों तक आए बाल, कलाई पर बैंड्स, फटी जीन्स। उन्होंने उकताकर निगाह मोड़नी चाहिए, तभी बाइक सवार ने हेलमेट उतारा तो उन्हें हैरत का झटका लगा। खुद दामिर था, जिसे वो तकरीबन 2 माह बाद देख रहे थे। वो उस रोज़ के बाद इनके यहाँ नहीं गया था और अब जो जोकर बना इनके सामने था। फैज़ साहब ने हॉर्न पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया तो एक अदा से बालों में हाथ फेरते वो मुतवज्जो हुआ। उसका अंदाज गवाह था। वो मामू की निगाहों से बखूबी वाकिफ था। जी। दामिर बाइक से उतरकर खिड़की पर झुका। फैज़ साहब ने एक नज़र सिग्नल ग्रीन होते देखा, फिर उसे घूरा जो उनकी हालत से महफूज हो रहा था। तुम घर आकर मिलो मुझसे। जी बेहतर। सादतमंदी से सर खम करते वो पलट गया। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? शाम ढले वो मामू की तरफ आया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कहाँ थे? इतने दिनों बाद आए। कुछ मसरूफियात थी, घर में कोई नहीं है। तो उसने इर्द गिर्द देखा। अहमद की तरफ गए हैं सब, और मामू जी वो स्टडी रूम में हैं। ठीक है, मैं इनसे मिल लेता हूँ। वैसे ये क्या हुलिया है भाई? दामिर ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। अलियान से तो कोई सवाल नहीं पूछता, वो क्यों जोकर बना है, जबकि इससे तो हर कोई पूछ रहा है। जस्ट फॉर चेंज मामी। वैसे ये चेंज तुम पर सूट नहीं करता। उनका अंदाज छेड़ने वाला था। मुझे खुद भी पसंद नहीं, उसने साफ गोई से कहा तो मोमना ने मुस्कुराहट छुपाई। बस चंद दिन। ठीक है, तुम चलो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं मोमानी जान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे बस मामू से मिलना है। आपने बुलाया था? मामू हल्के से दरवाज़ा खोलते वो स्टडी टेबल के करीब आया। क्या तुम मुसलमान हो? फैज़ साहब ने खफगी से उसका चेहरा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मामू, आपको कोई शक है? दामिर ने इनका चेहरा देखते हुए कहके का घड़ा घूंटा। चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारीफ करता वो इनकी हालत से महफूज हुआ। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों मामू, क्या हुआ मेरे हुलिये को? उसने खुद को देखा। ये जो मिरासियों वाला हुलिया बना रखा है, शर्म आती है। अंदाज दुर्शत था, मगर मजाल है जो उसने ज़रा भी संजीदा लिया इनकी नाराज़गी को। शर्म कैसी मामू, अंदाज मासूमियत भरा था। बल्कि ये तो फ़ख्र की बात है। क्या? फैज़ साहब को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। मिरासी तो मिरास से बना है और मैं मिरास निभा रहा हूँ, लेकिन हमारी 7 पुश्तों में तुम जैसा मिरासी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने दांत कुचकुचाए। ये तो फिर पुश्तों का कसूर हुआ। सर खुजाते हुए बुड़बुड़ाया। ऊंचा बोलो, क्या भौंक रहे हो? अब मैं जा सकता हूँ मामू? यही कहने के लिए बुलाया था आपने। जाओ और दोबारा इंसानों वाले हुलिये में इधर आना। खफगी से कहते उन्होंने निगाह उसके चेहरे से हटा ली। अल्लाह हाफिज़ मामू। फैज़ साहब जो पूरे नमाक से किताब पढ़ रहे थे, अचानक कान के करीब बुलंद आवाज़ सुनी तो नागवारी से भांजे को घूरा जो बेसाख्ता पीछे हटा था। ये क्या था? मैं सोचा चूँकि आप मसरूफ़ हैं और मसरूफियत के बाइस अगर आप मेरे अलविदाई कलमात ना सुन पाए तो नाराज़ हो जाएंगे। हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर दामिर दरवाजे की जानिब उल्टे कदमों से बढ़ा तो फैज़ साहब ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिए। हे व्हाट्सअप ब्रो। अलियान ने लाउंज में फुटबॉल मैच देखते दामिर के शाने पर हाथ फैलाया, जिसे दामिर ने झटक दिया। कितनी बार मना किया मेरे साथ ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। अलियान का चेहरा फीका पड़ा। आप फ्री होने ही कब देते हैं? जाओ यहाँ से। मीरू, हसनैन साहब ने उसके दुर्शत लहजे पर रोका। भाई है अलियान आपका, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे मीरू मत पुकारा करें। दामिर नाम है मेरा। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। नहीं है ये मेरा भाई। तुम्हारे ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, और हकीकत ये है कि तुम हमारे मीरू हो और अलियान तुम्हारा भाई है। हसनैन साहब का लहजा नरम था। मीरू को दामिर बनाने वाले भी आप थे। वो सब तुम्हारे भले के लिए था बेटा। हसनैन साहब का लहजा हारा हुआ था। मेरी भलाई? दामिर उनके सामने आया। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। जिस वक्त मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे लावारसों की तरह वहाँ फेंक दिया। इसमें क्या भलाई थी? उसकी आंखें नम हुई। वो आज भी 10 बरस की उम्र में कैद था। अलियान को भाई की अजियत खुद भी महसूस हुई। जानते हैं मैं कितनी रातें सोया और कितनी जागा। जब बीमार होता तो कोई पूछने वाला नहीं था। अकेला रोया हूँ, हंसा हूँ, गिर कर उठा हूँ, और इतनी अजियत के बाद अब दामिर बना हूँ। तो आप दोनों को मीरू चाहिए। इससे कबल के वो जब्त हो खोता लंबे लंबे डग भरता वहाँ सबको पेशमान छोड़कर बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं आप?
दामिर उस रोज़ ट्राउज़र और फुल स्लीव आसमानी शर्ट में मलबूस अपने पहले वाले डिसेंट हुलिये में मामू के यहाँ आया था। मुँहमानी के बाद लाउंज में नानो के सामने झुका। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। आपका बच्चा बड़ा हो गया है। वहाँ मौजूद फैज़ साहब ने दामिर को खुद को नज़रअंदाज करना महसूस करके खफगी से माँ को बताया। अम्मा के अलावा तुम्हें यहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा? दामिर ने एक नज़र इन्हें देखा। अस्सलाम वालेकुम मामू। नानो उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। वो खूब समझती थी। मुमानी जान, बिया इतबा कहाँ है? अपने कमरे में है, मैं इन्हें बुलाता हूँ। वो उठकर इतबा के कमरे की जानिब बढ़ गया। फैज़ मामू ने उसकी पुश्त देखते सर झटका। दस्तक देकर अंदर झांका तो वो बाएं जानिब नमाज अदा करती नजर आई। क्या हुआ? नहीं आई इतबा? मोमना ने सबको चाय देते मुतबस्सम लहजे में पूछा। नमाज पढ़ रही हैं। वो फिर से नानो के पहलू में बैठा। मम्मा कहाँ हैं? वो सो रही हैं। खैरियत, इस वक्त क्यों सो रही हैं? उसने तशवीश से पूछा। असर की नमाज भी अजान भी हो चुकी है, तबीयत अपसेट है उसकी। तुम कुछ खाओगे? मामी ने ट्रे में दाल चावल और सलाद रखते हुए दामिर से पूछा। नहीं शुक्रिया। इतबा यूनिवर्सिटी से वापसी पर सो गई थी, भूख लग रही थी उसे। मामी ने संजीदगी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 5 मिनट बाद इतबा वहाँ आई। वालेकुम अस्सलाम। दामिर ने दुपट्टे के हाले में दमकते पुरकशिश चेहरे को देखा। कैसे हो तुम? शीशे की मेज़ पर खाना देख उसने फ्लोर कुशन घसीटते दामिर से पूछा, जो पूरी तरह मुतवज्जो था। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इतबा, बड़े हो गए हो। दामिर, इतबा ने नरमी से टोका तो उसने नासमझी से इतबा का चेहरा देखा, जबकि फैज़ साहब पुरसोच निगाहों से भांजे को देख रहे थे। तो ये कि तुम्हें मुझे बिया के बजाय इतबा बुलाना चाहिए। सफ़ेद चावलों पर दाल डालते हुए वो नरमी से कह रही थी, मगर मुझे बिया ही पसंद है। प्लीज़ आइंदा तस्वीर मत कीजिएगा। 1 मिनट भाई। मोमना ने हैरत से बेटी और भांजे को देखा। दामिर, तुम इतबा को आप पुकार रहे हो और इतबा तुम दामिर को तुम, ये क्या माजरा है? दामिर तुमसे 1 साल बड़ा है। मुझे अच्छा लगता है बिया को आप पुकारना। दामिर के जवाब पर उनकी निगाहें इतबा की जानिब उठीं। सॉरी, मगर बचपन से इसे तुम पुकारने की आदत है। बिया ने कंधे उचकाए। मुमानी, प्लीज़ छोड़िए ना। दामिर ने इतबा का शर्मिंदा चेहरा देखकर इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो किया। मुझे अच्छा लगता है बिया, जो भी पुकारें। वो उठकर इतबा के करीब आ बैठा। बिया, ये देखिए। उसने सेल स्क्रीन उसके सामने की, जहाँ सफ़ेद नन्हे खरगोश भागते फिर रहे थे। ये तो बहुत क्यूट हैं। वो मुस्कुराई। अलियान के हैं, उसने बताया। अलियान? इतबा ने सवालिया निगाहों से उसका चेहरा देखा। हसनैन अहमद साहब का बेटा मीरू। नानो ने टोका कि वो बाप है तुम्हारा। फैज़ साहब ने फ़ोन रखते हुए उसे संजीदगी से देखा, जो उनकी बेटी के बिल्कुल करीब बैठा था। उन्होंने टोकना चाहा मगर रुक गए। तभी इतबा को गैर महसूस अंदाज से दामिर से फासला बनाते देखकर मुस्कुराते हुए उठ गए। इनकी बेटी अपनी हदूद बखूबी जानती थी। मुमानी किचन में चली गई थी। बिया, पानी दीजिएगा। सेल मेज़ पर रखकर उसने प्लेट से चम्मच उठाया। इतबा ने पानी उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसे अपने चम्मच से चावल खाते देखा। बहुत टेस्टी है। पानी लेते हुए उसने सिराहा। खाइए आप। उसने चम्मच इतबा की जानिब बढ़ाया। नहीं, तुम खाओ, मैं और ले लेती हूँ। इतबा संजीदगी से कहकर उठ गई। फूफो, तबीयत कैसी है बाप की? इतबा ने मायदा को चितलेटे देख पूछा। एजाज भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। ऐसे क्यों लेटी हैं? तशवीश से इनकी पेशानी छुई। तबीयत ठीक है बेटा। उन्होंने नरमी से उसकी हथेली चूमी। और फिर इस कदर निढाल क्यों लग रही हैं? एजाज ने बीपी ऑपरेटर उठाते पूछा। अम्मा, आप मुझे बुला लेती। मायदा सुरैया और फैज़ भाई को कमरे में आते देख उठ बैठी। लेटी रहो, फैज़ भाई ने नरमी से कहते इनके करीब जगह संभाली, जबकि सुरैया को एजाज ने हाथ थामकर अपने करीब बिठा लिया। मीरू आया था। मायदा ने नम आंखों से माँ और भाई को देखा। भाई, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। वक्त दो उसे, ठीक हो जाएगा। भाई ने नरमी से इनके सर पर हाथ रखा। कितना वक्त? इतना ही जितना उसे खुद से दूर करने पर लगाया था। उनका लहजा दुर्शत था। सुरैया, इतबा और एजाज ने बैक वक्त इनकी जानिब देखा। 11 बरस की तकलीफ़ का मदावा 11 दिनों में नहीं हो सकता। अब वो किसी को अहमियत नहीं देता तो उसके पीछे वजह हम खुद हैं। ज़्यादती हम सब ने किया उसके साथ। इतबा, मायदा ने इसकी जानिब देखा। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, मीरू तुम्हारी बात सुनता है बेटा। तुम कहो उससे अपनी माँ को माफ़ कर दे। माँ शर्मिंदा है बेटा। मैं बात करूँगी फूफो, प्लीज़ आप परेशान मत हो। उसने मायदा के जुड़े हाथ खोले। इतबा, आप चाय लाएं बेटा। फैज़ साहब ने इसे मंजर से हटाना चाहा। इतबा सर हिलाते हुए पलटी। मम्मा को भेजिएगा बेटा। मुमना कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ गहरी खामोशी थी। खैरियत? उन्होंने बारी बारी सबके चेहरे देखे। फैज़ साहब ने गहरी सांस लेकर अम्मा की जानिब देखा। अम्मा? फैज़ साहब ने संजीदगी से पुकारा। मैं सबकी मौजूदगी में आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हें ख़तरा है मेरी नाराज़गी का? मैं दामिर के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं उसे यहाँ आने से मना कर दूँ तो सुन लो फैज़ रसूल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उनका लहजा दुर्शत था। मायदा का चेहरा फीका पड़ गया। क्या इनके बेटे पर इस घर के दरवाजे फिर से बंद होने जा रहे थे? अगर तुम्हें उसका यहाँ आना
गवारा नहीं तो मैं अहमद की तरफ चली जाऊंगी, कम से कम वो मीरू को मना नहीं करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा अम्मा। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, दामिर को समझाइए, वो अब बच्चा नहीं रहा है। हाँ, जैसे वो तो जानता ही नहीं कि अब वो बड़ा हो गया। उनका लहजा दुष्यंत था। फैज साहब इन्हें देखकर रह गए। आप जज्बाती हो रही हैं अम्मा, काश 10 बरस कबल भी हो जाती तो आज मेरा बच्चा इतनी टूट फूट का शिकार ना होता। बहरहाल खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। क्या आपने गौर किया, दामिर का अंदाज इत्तबा के लिए आज भी बचपन जैसा है। अब अमेरिका में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपनी हदूद भूल जाए। फैज साहब तो लफ्ज़ों में अम्मा को क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, मैं समझा दूंगी, और तुम भी अपना रवैया बेहतर करो उसके साथ, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मीरू, अब शुरू हो जाओ। वह इस वक्त नानो के कमरे में इनके बेड पर उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था, जबकि वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थीं, जब इत्तबा ने कमरे में आकर खामोशी को तोड़ा। क्या शुरू हो जाऊं? दामिर ने आंखें खोलकर बालों में हाथ फेरा, फिर गर्दन मोड़ी। मूंग या दुपट्टा शर्ट में मलबूस वो लड़की उसकी रग रग में सुकून बनकर दौड़ गई। यही कि तुम्हें क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं डिस्टर्ब हूँ? सिर्फ डिस्टर्ब नहीं, तुम गुस्सा भी हो। चलो शाबाश, सब बोल दो जो दिल में है। इत्तबा ने उसे नरमी से पुचकारा। आप भूल रही हैं बिया, आप अब मैं बच्चा नहीं रहा। वो उसकी बुजुर्गाना अंदाज पर नरमी से मुस्कुराया। मगर मेरे लिए तो तुम अब भी वही मीरू हो, बचपन वाले, जैसे मैं बिया हूँ। दामिर की मुस्कुराहट सिमटी। क्या कुछ याद नहीं आया था? नानो ने उसकी तकलीफ महसूस करते उसकी पेशानी चूमी। इत्तबा को भी एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरी तरफ देखो मीरू। नहीं देख सकता, उसने टूटे फूटे अंदाज में कहकर करवट बदली। अब वो नानो की गोद में चेहरा छुपाए पीठ इत्तबा की जानिब किए हुए था। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम कर सकते हो, मुझे आप पर क्यों गुस्सा आएगा? वो खुद को संभाल कर फिर से उठ बैठा था। तभी मायदा को कमरे में आते देख उसका चेहरा फिर से संजीदा हुआ। वो चाय लाई थी। आप क्यों लाई फूफो? मैं आ रही थी। इत्तबा उनके हाथ से ट्रे ली। कोई बात नहीं बेटा। मीरू तुम चाय पियोगे ना? इनके लहजे में आस थी। मोहब्बत से बेटे का चेहरा देखा। इत्तबा मुस्कुरा दी। आपका बेटा चाय नहीं गुस्सा पिएगा। इसे आज मुझसे शिकायतें करनी है। एक बात बताऊं आपको बिया, दामिर ने एक नज़र के बाद माँ को नहीं देखा था। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और हाँ, शिकायतों की भी इज्जत होती है, ये हर किसी से नहीं की जाती। नरमी से तीनों को लाजवाब किया। दादो और फूफो के सपाट चेहरे को देखकर इत्तबा को मौजू बदलना पड़ा। पढ़ाई अधूरी छोड़कर क्यों आ गए तुम? दिल नहीं चाहता था पढ़ने को। चाय लेते संजीदगी से जवाब दिया। ये तो अच्छी बात नहीं। MBBS का 3रा साल था तुम्हारा। क्या आप ये चाहती हैं कि मीरू मर जाए? अल्लाह ना करे। नानो और मम्मा ने दहल कर उसकी जानिब देखा। कुछ सोच कर बोलो, नानो ने डांटा। सच कह रहा हूँ नानो, अगर मजीद वहाँ रहता तो मर जाता। मायदा तेजी से उठकर बाहर निकल गई। दामिर ने इनकी पुश्त देखते हुए चाय साइड टेबल पर रख दी। नानो ने उसे अपने सीने में भेज लिया तो इत्तबा भी नम आंखों से उठी। बिया, आहट पर दामिर ने आंखें खोलते उसे देखा। उसकी पुकार पर वो रुक गई। दामिर ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ थाम कर बचपन की तरह नानो के बाएं जानिब लेटे। इत्तबा ने बेबसी से दादो की जानिब देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से उसे जाने को कहा। वो तेजी से बाहर निकल गई, जबकि दामिर अपनी खाली हथेली को देख रहा था, जैसे नानू ने मोहब्बत से चूमा था। वो चौंक कर मुतवज्जो हुआ। क्या बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। उसने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर दिल पर रखा। वो तो हमेशा ही आता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अब आप बड़े हो गए हो बेटा, आप इत्तबा के लिए नामहरम हैं। हमारा मजहब यूँ नामहरम से बेतकल्लुफ़ी की इजाज़त नहीं देता। आप इत्तबा का हाथ नहीं थाम सकते। मगर वो मेरी बिया है। वो बचपन था मीरू, अब इत्तबा को भी अच्छा नहीं लगता। ओके, आइंदा ध्यान रखूँगा। मुझे अपने बच्चे से ऐसी ही उम्मीद है। और हाँ, तुम्हें जिस पर गुस्सा है, जिससे शिकायत है, तुम करो, मगर यूँ चुप रहकर खुद को सजा मत दो। अगर मैं ऐसा कुछ करने पर आया तो मेरे सबसे पहला हदफ आपका बेटा होगा। अंदाज छेड़ने वाला था। नानो मुस्कुरा दी। मेरा बेटा तुम्हारा भी कुछ लगता है। उन्होंने नरमी से उसके सर पर चेप लगाई। मारूख कॉलिंग। दामिर इस वक्त शावर ले रहा था। अलियान उसके कमरे में दाखिल हुआ तो चार्जिंग पर लगे सेल पर मारूख कॉलिंग जगमगाते देखकर ओके के अंदाज में होंठ सुकेड़े। एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। लबों पर दिलकश मुस्कान थी। उसे चिढ़ाने के ख्याल से ही झूम उठा, अब आएगा मज़ा। तभी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अलियान जेबों में हाथ घुसाए उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, मगर वो उसे नज़रअंदाज करते बोला, ब्रो, मोहब्बत पर यकीन रखते हैं आप? दामिर ने उसका अक्स देखकर सर झटका, फिर गीला तौलिया सोफे पर उछालते उसे घूरा। अलियान की निगाहों में उसके लिए सताइश उभरी। अच्छा, सवाल बदलते हैं। मजाल है जो उसकी घुरी का अलियान पर रत्ती बराबर असर हुआ हो। बताइए, कभी मोहब्बत हुई? शट अप, निकलो मेरे कमरे से। पहले मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा ज़ब्त मत आजमाओ, वरना तुम सिर्फ एक पंच की मार हो। अंदाज मुतल्ला करता हुआ था। अलियान को बखूबी अंदाज़ा था दामिर हसनैन वाकई उसका मुंह तोड़ सकता था, इसलिए हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कई कदम पीछे हट गया। अलबत्ता हार फिर भी नहीं मानी।
ویسے ابھی آپ نے سیل پر ایک خوبصورت نام کی آئی ڈی دیکھی میں نے، وہ محفوظ ہوا۔ دامیر کے ہاتھ رکے۔ علیان نے بغور اس کا رکنا دیکھا۔ تو دال میں کچھ کالا ہے۔ کیا خوبصورت نام تھا، ماروخ۔ واؤ، یقیناً وہ خود بھی بہت پیارا۔ اف، لیکن اس سے قبل کے مزید ایک لفظ بھی بولتا۔ دامیر کے پنچ پر کرا کر رہ گیا۔ میں نے اتنی اجازت کبھی خود کو بھی نہیں دی اس انداز میں نام پکارنے کی۔ تو تم کون ہوتے ہو؟ اس سے قبل کہ اس کا دوسرا پنچ علیان کا چہرہ گھماتا، حسنین صاحب ان کے بیچ میں آئے۔ ہوش میں آؤ میرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے دامیر کو پیچھے دھکیلا، جبکہ علیان بے یقینی سے گمسم اس کا جنونی انداز دیکھ رہا تھا۔ اب سمجھا دیں اپنے بیٹے کو میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جان لے لوں گا میں اس کی۔ تم لاڈلے نہیں ہو دامیر۔ حسنین صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ آئندہ اگر اس نے میرے معاملات میں مداخلت کی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، کروں گا میں۔ علیان اس کے روبرو ہوا۔ بھائی ہیں آپ میرے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ دامیر نے اس کا گریبان تھاما، سانس پھولا ہوا جبکہ چہرہ سرخ تھا۔ دور ہٹو دونوں۔ حسنین صاحب جاورانہ انداز پر اپناتے ان کی جانب بڑھے۔ یہ تماشا، بابا پلیز آج مجھے بات کر لینے دیں بھائی سے۔ اب اگر تم نے ایک قدم بھی مزید آگے بڑھایا تو میں وہ کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بابا پلیز آپ ہٹ جائیے۔ علیان نے انہیں پیچھے کرنا چاہا۔ شٹ اپ۔ حسنین دھاڑے۔ مت بھولو باپ ہوں تم دونوں کا۔ 1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری یہ اکڑ ناک کے ذریعے باہر نکالنے میں۔ اب ان کا رخ دامیر کی جانب تھا۔ دفع ہو جاؤ دونوں میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ دھاڑے۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ دامیر کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ یہ میرا گھر ہے دامیر حسنین، یہ بدماشیاں کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ دامیر حیرت کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حسنین بے جان ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھے۔ یہ گھر آپ کا ہے نا بابا؟ علیان کے دھیمے لہجے پر انہوں نے نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرو غصے میں تھا اور تم جانتے نہیں وہ تمہارا حلیہ 1 منٹ میں بگاڑ دیتا۔ براؤن بیلٹ ہے وہ۔ آپ نے میرو کے ساتھ زیادتی کر دی۔ حسنین سمین بھی وہاں آ گئی تھیں۔ علیان کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ آپ نے جس طرح 10 برس قبل مجھ سے میرا بھائی چھینا تھا، بالکل ویسے ہی آج بھی انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ وہ تمہیں مار ڈالتا علی، انہیں مارنا ہی تھا۔ علیان نے آنکھیں رگڑیں، کیونکہ میں نے خود ایسا ماحول بنایا تھا تاکہ وہ اپنا اتنے سالوں کا غبار نکال دے، مگر آپ نے، اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارا، آپ نے انہیں پھر مجھ سے دور کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ ضبط ہو کھوتا آنکھیں رگڑتا باہر نکل گیا۔ سوہا پلیز یہ صاف کر دو۔ اعزاز نے بھنے ہوئے چنے اس کے سامنے کیے۔ وہ جو مزے سے ٹیب پر اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہی تھی، ایک نظر چنوں کی پلیٹ پر ڈالی، پھر اعزاز کا چہرہ دیکھا۔ میری طبیعت خراب ہے اعزاز، اسے فلو کے ساتھ ٹمپریچر بھی تھا، تو میں کون سا تمہیں پہاڑ کھودنے کو کہہ رہا ہوں، بس ان سے چھلکا اتار دو جیسے ماما اتارتی ہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھا، اور تم اب بڑی ہو جاؤ۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈال کر سنجیدگی سے کہا، مجھ سے نہیں ہوتے صاف، یہ چھلکا سخت ہوتا ہے، انتہائی پھوڑ اور کام چور لڑکی ہو تم، دادوں کو بتانا ہوں۔ اعزاز نے اسے گھورا، تبھی ڈور بیل کی آواز پر اٹھ گیا۔ السلام علیکم مومانی جی۔ دامیر اس وقت فریش ہو کر کمرے سے نکلا تھا کہ مومنا کی کال آ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ سب خیریت ہے، تم آئے نہیں پورے ہفتے، اماں تمہیں یاد کر رہی تھیں، بس مصروفیات تھیں۔ ایک نظر اپنی جانب آتے علیان کو دیکھا، جس نے آتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹین لیتے گھونٹ بھرا تھا۔ دامیر اسے ضبط سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکا مہا ڈھیڑ تھا۔ ابھی فارغ ہو آپ؟ جی، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ علیان کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن سے نکلا۔ علیان نے سنجیدگی سے اس کی پشت دیکھی، جو اب سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں جا رہا تھا۔ اماں صبح سے احمد بھائی کی طرف ہیں، دوائی ساتھ نہیں لے کر گئیں، اب دوپہر ہونے والی ہے۔ اعزاز کو بھیجا تھا انہیں لینے، مگر وہ خود بھی وہیں کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر تم فارغ ہو تو ایسا کرو، دوائی انہیں دے آؤ یا گھر چھوڑ دو انہیں۔ اوکے، میں انہیں پک کر لیتا ہوں۔ ماموں کے گھر سے بائک کی چابی لے کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سل کان سے لگا تھا۔ اور سنو، بائک پر مت جانا میرو۔ مومانی کے کہنے پر وہ رکا۔ شاید سوہا بھی آئے ان کے ساتھ، تو گاڑی لے جانا۔ خاکی پینٹ، سفید شرٹ، چھوٹے بال، وجیح لگ رہا تھا۔ بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے قدم مامی کی بات پر ٹھٹ گئے، تو رک کر کچن کی جانب دیکھا۔ علی، اس نے وہیں سے پکارا، جبکہ علیان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ دامیر نے اسے پکارا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ جی برو، میرے روم سے گاڑی کی چابی لاؤ، سائڈ ٹیبل کی دراز میں ہے، اور یہ لو۔ اس نے بائک کی چابی اس کی جانب اچھالی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بیرونی دروازے سے باہر نکلا تو علیان بھی بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ کہاں؟ چابی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماموں کی طرف جا رہے ہیں نا آپ؟ دامیر نے ایک پل کے لیے اس کا پر امید چہرہ دیکھا۔ مطلب تم بڑے ماموں کی طرف جانا چاہتے ہو؟ علیان نے زور سے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ نہیں۔ دامیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو علیان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، جسے اس نے شدت سے محسوس کیا۔ ابھی میں احمد ماموں کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے نانو کو پک کرنا ہے، شاید
ساتھ شاید بچیاں بھی ہوں گی۔ جب بڑے ماموں کی طرف جاؤں گا تب چلنا۔ ڈور بیل کی آواز پر اعزاز سوہا کو گھورتے پلیٹ ہاتھ میں لیے دروازے تک آیا۔ دامیر کو دیکھتے ہی بے ساختہ مسکرایا، دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں۔ دامیر نے اسے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے مسکراتے دیکھ کر پوچھا، آج آپ یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ مزید پھیل کر کھڑا ہوا۔ دامیر نے اسے گھورا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، میں تقریباً ہر دوسرے روز ماموں کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں تو کبھی نہیں بتایا۔ اعزاز نے اسے گھورا۔ اعزاز ہٹو راستے سے۔ نہیں پہلے بتائیں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ اکثر ماموں کی طرف آتے ہیں؟ نانو کو بلاؤ اور سوہا کو بھی، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ تمہاری کسی فضول بات کا جواب دینے کا موڈ نہیں۔ دادو کو تو ٹھیک ہے بلا دیتا ہوں، مگر سوہا نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی سوہا؟ کیونکہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، اعزاز نے ازحد سنجیدگی سے بتایا۔ فوت مطلب؟ دامیر چند لمحوں تک کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ فوت مطلب وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی ہے، وہ بھی بنا ٹکٹ کے۔ اس نے ہاتھ کا جہاز بنا کر اڑایا، پھر چنوں سے بھری پلیٹ اس کے سامنے کی۔ بھائی، سوہا کے بھرائے لہجے پر اعزاز بے ساختہ پلٹا، جو سرخ چہرہ لیے اس کی فضول گوئی سن رہی تھی۔ اعزاز نے لب دباتے سر کھجایا، جبکہ دامیر سوہا کی جانب بڑھا۔ سوہا، تم دل پر نہ لو، اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کی۔ آپ نے دیکھا اس نے کیسے مجھے مار دیا؟ سوہا کی آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ اعزاز کو شرمندگی ہوئی۔ انتہائی بیہودہ مذاق تھا، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دامیر نے اسے ڈانٹا، پھر سوہا کو دیکھا۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، مومانی نے کہا تھا تمہیں بھی لینا ہوں۔ اس نے سوہا کا سر تھپکایا۔ آپ اندر تو آئیے نا، سمیہ پھوپھو اور اتبا بھی ہیں۔ اتبا بھی یہاں ہیں؟ اس نے حیرت سے اعزاز کی جانب دیکھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم لاجواب ہو اعزاز رسول، اب ایسا کیا ہو گیا یار؟ اعزاز نے اس کے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوتے دہائی دی۔ دامیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم بائک پر 4 خواتین کو لے کر جانے والے ہو، عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نہ میرے پاس گاڑیاں ہیں، نہ ہی میرے ابا اتنے امیر ہیں کہ وہ مجھے الگ گاڑی دلا سکیں۔ شکل گم کرو اپنی۔ دامیر اسے گھرتے کچن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اتبا، مائدہ اور نمرا مومانی موجود تھیں۔ السلام علیکم لیڈیز۔ وعلیکم السلام جنٹل مین۔ نمرا مومانی نے اسے چھیڑا، جو بنا کچھ بولے ماں کا سر چوم کر پیچھے ہٹا تھا۔ انہیں اس کا انداز بہت پیارا لگا۔ وہ مامی کے انداز پر مسکرا دیا، پھر اتبا کا چہرہ دیکھا۔ سفید اور گلابی کنٹراسٹ کے دوپٹہ لیے وہ سلاد کاٹ رہی تھی۔ آپ کو سکون نہیں ہے اتبا؟ اس نے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اتبا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تھکتی نہیں ہے کام کر کر کے؟ میں کون سا پہاڑ کھودتی ہوں کہ تھکوں؟ سلاد اس کی پاؤں سے دور کرتے اسے گھورا۔ تبھی سمیہ کچن میں داخل ہوئی تو دامیر بے ساختہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو لٹل ڈول؟ سوہا اور سمیہ جڑواں تھیں اور سمیہ بول نہیں سکتی تھی۔ سمیہ نے سر ہلایا۔ مائدہ نے بغور بیٹے کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا، جو پوری طرح سمیہ کی جانب متوجہ تھا۔ نہ جانے وہ اشاروں میں کیا باتیں کر رہے تھے، جبکہ دامیر اسے لیے کچن سے نکل گیا۔ دادو، آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فیض ماموں کے ہاں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں وہ سبھی سریا کی گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ جب سوہا نے اچانک ان سے پوچھا، مجھے سب سے ایک جیسی محبت ہے، وہ نرمی سے مسکرائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوہا نے منہ پھلایا۔ پلیز آپ بتائیے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ بتا تو رہی ہوں، سب سے ایک جیسی محبت ہے۔ ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو ایک نام لینا ہوگا۔ وہ بضد تھی۔ اعزاز اور دامیر مسکرا دیے۔ دادو ایسا کریں اسی کا نام لے لیں، یوں بھی اسے زبردستی اظہار محبت سننے کا شوق ہے۔ اعزاز نے سوہا کی ٹانگ کھینچی تو سب ہنس دیے۔ تم چپ رہو اعزاز رسول۔ سوہا نے انگلی اٹھا کر اسے گھورا۔ آپ کو پتہ ہے؟ اب وہ دادو کی جانب متوجہ ہوئی، جو مسکراتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے بچوں کے چہرے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے آج دامیر بھائی سے کہا ہے کہ سوہا اس جہاں فانی سے بنا ٹکٹ کے کوچ کر گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اعزاز، تم نے ایسا کہا؟ مومنہ کو غصہ آیا تو وہ بوکھلا گیا۔ مذاق کیا تھا ماما، یہ سیریس ہو گئی۔ ایسا مذاق کون کرتا ہے؟ سوری، آئندہ دھیان رکھوں گا، وہ منمنایا۔ دامیر کو اس کا چہرہ دیکھتے الیان شدت سے یاد آیا۔ مجھ سے نہیں، سوہا سے معذرت کرو۔ مومنہ نے بیٹے کو گھورا، جو فوراً سوہا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، اب معذرت مت کرو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اعزاز کی معافی مانگنے سے قبل ہی اس نے کہہ دیا، شکریہ محترمہ۔ اعزاز کورنش بجا لاتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر موبائل مائک کی طرح منہ کے سامنے کرتے ہوئے چلایا، مہربان قدردان داڑھی والے بنا داڑھی کے انسان، پلیز ذرا محبت لفظ کی تعریف بیان کیجیے۔ اس نے سب سے پہلے دادو کی جانب سامنے کیا، جو اس کی حرکت پر مسکرا رہی تھیں۔ ہموطن گوش خوبصورت خاتون، محبت، عشق، اولاد ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا ڈائلاگ بولا ہے۔ اعزاز مصنوعی متاثر ہونے کی اداکاری کرنے لگا، پھر مائک ماں کے سامنے کیا۔ آپ روشنی ڈالیے گا؟ ڈالیں گی پلیز لفظ محبت پر؟ تم سب ماں سے پوچھو گے، یہی جواب ملے گا، محبت، عشق صرف اولاد ہوتی ہے۔ اعزاز نے مائدہ اور نمرا چچی کو دیکھا، جنہوں نے مومنہ کی تائید کی تھی۔ دامیر نے سیل نکالتے ٹائپ کیا، علی کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے بری طرح مس کر رہا تھا۔
وہ سمجھ سکتا تھا اس کا میسیج دیکھ کر وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا آپ نے واقعی مجھے میسیج کیا ہے؟ فوری جواب پر اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر سامنے دیکھا جہاں اعزاز سمیہ کو چھیڑ رہا تھا۔ میں نے واقعی تمہیں میسیج کیا، کیا کر رہے ہو؟ میسیج سینڈ کرتے وہ پوری طرح اعزاز کی جانب متوجہ ہوا جو اتباع کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان اب سامنے تھا۔ اتباع کیا جواب دیتی ہے؟ آپ کو مس کر رہا ہوں۔ سیل اسکرین پر ابھرتی لائن کو دیکھتے اس نے مسکرا کر سیل جیب میں ڈالا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اعزاز اب اتباع کے سامنے کھڑا تھا جہاں ہمیشہ کی طرح نرم تاثر پھیلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کی ڈیفینیشن، لیکن میرے لیے میری محبت مجھ سے وابستہ سبھی لوگ ہیں۔ کیا سپاٹ جواب دیا ہے؟ اعزاز اکتا آیا۔ ایک نام ہی تو لینا ہے بس۔ بابا۔ اعزاز کی خواہش کا احترام کرتے اس نے فیض صاحب کا نام دیا۔ اعزاز نے سر جھٹکا۔ عموماً تو لوگ ماؤں کا نام دیتے ہیں، مما سے بھی محبت ہے، مگر تم نے ایک نام کہا تھا۔ ہاں، اتنی فرما برداری۔ اور وہ دامیر کے سامنے تھا جو جانے کی تیاری میں تھا۔ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے محترم؟ اس کا جواب سننے کے لیے سبھی متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ اندر داخل ہوتے فیض بھی۔ جبکہ دامیر رکا۔ میں چلتا ہوں نانو، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ آپ مجھے اگنور کر کے جا رہے ہیں؟ اعزاز کو صدمہ ہوا۔ نہیں، تمہیں جواب دے کر جا رہا ہوں۔ دامیر سنجیدہ ہوا۔ نگاہ نے ماں سے ہوتے ہوئے اتباع کے بعد نانو کا چہرہ فوکس کیا۔ محبت کی تعریف تو شاید ہی کوئی کر سکے، مگر میرے نزدیک کسی انسان کی موجودگی میں میرے دل کو ملنے والے سکون کا نام محبت ہے۔ کیا بات ہے باس، میدان لوٹ لیا آپ نے۔ اعزاز نے گرم جوشی سے اس کا شانہ تھپکایا۔ آج احمد اور نبرا بھی یہاں موجود ہیں تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اماں، فیض رسول نے سنجیدگی سے کہا، ابرار کو جانتے ہیں نا آپ لوگ، آپ کے کولیگ؟ احمد نے بھائی کی جانب دیکھا۔ ہاں وہی، اس نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے اتباع کے لیے، وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مومنہ اور سریا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا اماں، آپ اس قدر حیران کیوں ہیں؟ تم اتباع کی بات کر رہے ہو فیض؟ جی اسی کی، اچھا لڑکا ہے۔ آپ کو میرو کیسا لگتا ہے؟ مومنہ نے ہمت کرتے جھجک کر پوچھا۔ میرا بھانجا، مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے۔ تو جب گھر میں لڑکا موجود ہے تو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں دامیر مجھے بہت عزیز ہے، مگر وہ اتباع کے لیے بہتر انتخاب نہیں لگتا مجھے۔ مائدہ کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے ان کا انداز نرم تھا۔ میں بھی اماں کی بات سے متفق ہوں بھائی، احمد بھی بولے۔ دامیر سے بہتر انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا اتباع بیٹی کے لیے، وہ حسنین احمد کا بیٹا ہے۔ احمد؟ تو انہوں نے ناسمجھی سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ مومنہ کے چہرے پر بے چینی سی پھیلی تھی۔ تو یہ کہ بیٹے باپ کا پر تو ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں کنفیوژن کا شکار ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے اسے خود بھی نہیں معلوم۔ پڑھائی وہ ادھوری چھوڑے بیٹھا ہے، بچپنا بے پناہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی غیر ذمہ دار شخص کا انتخاب کبھی نہیں کروں گا، تو آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑیے گا۔ ہم کیوں چھیڑیں گے دوبارہ یہ موضوع؟ اماں نے خفگی سے کہا۔ تمہاری اولاد ہے، تم بہتر فیصلہ کرو گے۔ بھیا میں کچھ مانگوں آپ سے؟ مائدہ احمد کی جانب مڑی۔ ضرور کہو، بلکہ حکم کرو۔ آپ میرو کے لیے سمیہ مجھے دے دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مائدہ؟ مومنہ بھابھی نے حیرت سے نند کا چہرہ دیکھا۔ میں چاہتی ہوں میری بھتیجی میری بہو بنے۔ آپ نے دیکھا نا میرو سمیہ کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، نرمی اور محبت سے۔ فیض نے تعصب سے بہن کی سوچ پر سر جھٹکا۔ بھیا بھابھی آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا میرے میرو پر؟ مائدہ نے امید سے پوچھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مگر تم پہلے دامیر سے پوچھ لو ایک بار، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرو۔ نانو نے اسے از حد سنجیدگی سے بتایا۔ وہ ان کے بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ بی پی ہائی ہے؟ کیا ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، یا پھر میرے آنے کے بعد سے یہ مسئلہ ہوا ہے انہیں؟ تم اتنے بدگمان کیوں ہو؟ ماں ہے وہ تمہاری۔ دادوں کے کپڑے الماری میں رکھتے اتباع نے گہری سانس لی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، وہ ہر چیز سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ بدگمان نہیں ہوں میں، نرمی سے کہتے اتباع کی جانب دیکھا۔ لبوں کو مسکان چھو گئی۔ اتباع یہاں آئیے، میں مصروف ہوں۔ مجھے اتنا بتا دیں کہ کب مصروف نہیں ہوتی؟ جب بھی دیکھتا ہوں مصروف ہی ہوتی ہیں۔ اب دامیر، ہر کوئی تمہاری طرح فارغ تو نہیں ہوتا نا؟ وہ الماری بند کر کے ڈائننگ ٹیبل ترتیب دینے لگی جو دامیر آتے ہی بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ تانا دے رہی ہیں؟ ہاں بالکل۔ اس کی صاف گوئی پر دامیر بے ساختہ ہنس دیا۔ کسی کا دل بھی رکھ لیتے ہیں اتباع، تم رکھتے ہو؟ اتباع نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دادوں نے تمہیں بتایا پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور تم ان کے پاس جانے کے بجائے باتیں بنا رہے ہو؟ اسے ایک دم اس لاپرواہ لڑکے پر غصہ آیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اتباع کا لہجہ درشت تھا۔ میں انہیں ویسے ہی سزا دینا چاہتا ہوں جو میں نے جھیلی۔ دامیر کا چہرہ گلابی ہوا۔ شاید تم نہیں جانتے، مگر تم سے زیادہ پھپھو نے تکلیف جھیلی ہے۔ میں کیسے یقین کروں؟ تم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ کرنا نہیں چاہتے۔ اتباع آج اسے اچھی طرح سمجھانے کے لیے فرصت سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ نیوی بلو شرٹ جینس میں رف سے بالوں میں وہ قدرے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ نانو خاموش تھیں۔ میں کیسے یقین کروں اتباع، جبکہ میں خود بے سکون ہوں؟ کسی کو میری غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اتباع نے اسے ٹوکا۔ تمہاری موجودگی سب کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کے لیے وہ صرف سوچ سکا، اور بے سکونی کیوں؟
नमाज पढ़ते हो? उसने सर हिलाया। उसके बावजूद सुकून क्यों नहीं है? तेरे दर पर सुकून नहीं मिलता, मेरी नीयत ख़राब हो जैसे। इत्तबा के बेसाख्ता शेर पर उसने निगाहें उठाईं। एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सच बताना, जैसे फुप्पो को इग्नोर करते हो, क्या अंकल के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाते हो? उसका सर इनकार में हिला। तो फिर तुम कैसे सुकून की तलाश में हो, जबकि वो हस्तियाँ जिनके सामने उफ तक कहने की इजाज़त नहीं, इन्हें दिन में जाने कितनी बार हर्ट करते हो। मैं कोशिश करता हूँ इत्तबा, मगर मेरा दिल नहीं मानता वो सब भूलने को। दिल चाहता है किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ ये लोग मुझे देख भी ना पाएँ। नानो ने नम आंखों से उसका चेहरा देखा। मैं खिलौना नहीं था, इंसान का जीता जागता वजूद था। जैसे माँ ने भाई के लिए कुर्बान किया तो बाप ने अपने बाबा के लिए। तुम इन्हें माफ़ कर दो। इत्तबा ने मुश्किल आंसू पीते उसके हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर रास्ते में हाथ खींच लिया। दामिर ने शिद्दत से उसकी हरकत महसूस की। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। जब दिली राज़ी नहीं तो ज़ुबानी गुलामी माफ़ी का क्या होगा? इत्तबा लौट आओ मीरू, इससे कबल के देर हो जाए। फूफो बहुत तकलीफ़ में है। देर तो हो गई इत्तबा। उसने सर झुकाते निगाहें अपनी हथेलियों पर जमाई। और वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे अफसोस कहते हैं। ये तुम्हारी अना है मीरू, जो तुम्हें माँ बाप के सामने झुकने नहीं दे रही। याद रखो, कुर्बानी देने और बांट देने में बड़ा सुख है, ख्वाह वो अना हो या खुशियाँ, सोचना ज़रूर। समैया तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। सोहा ने आगे बढ़ते देख उसे वहीं रोकने का इशारा किया। समैया ने खफगी से उसकी पुश्त देखी, जो राना हाउस की दीवार पर बोगनवेलिया के फूल तोड़ने लगी थी। वो झुंझलाकर पलटी और अपनी धुन में गेट से निकलते अलियान से टकरा गई, जो फ़ोन कान से लगाए सर झुकाए पॉकेट से एक चिट निकाल रहा था। क्या मुसीबत है यार? उसने हाथ से झपटते फ़ोन को बमुश्किल संभालते झुंझलाकर गुलाबी शर्ट में मलबूस लड़की को देखा, जो अपनी सुरमई आंखों से उसे टुकर टुकर देख रही थी। अलियान एक पल के लिए उसे देखते मबहूत हुआ। उसके चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि मुकाबिल की निगाह ठहर जाए। सुमैया ने माजरत खाना अंदाज में हाथ उठाए तो वो चौंका। क्या मतलब? एक तो आप मुझसे टकराई, ऊपर से बद्दुआएं दे रही हैं। सुमैया ने सर को बेसाख्ता नफ़ी में जुम्बेश दी। मोहतरमा, वुमेन कार्ड वुमेन का सर हिला रही हैं, ज़ुबान को जहमत दे दें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए ऐसे जुमले बोलने की? सोहा सुर्ख चेहरा लिए अलियान के सामने आई। सुमैया ने उसे रोकना चाहा, मगर वो कहाँ सुन रही थी। तभी मामू की तरफ आते दामिर की निगाह इनकी जानिब उठी तो गाड़ी से निकलकर इनकी जानिब आया। मेरी बहन पर टॉन्ट कर रहे थे। देखिए आप गलत समझ रही हैं। अलियान हकलाया। बेबसी से एक नज़र लड़की के बाद भाई को देखा। क्या हुआ? दामिर को बोलना पड़ा। ये मेरी बहन को धमका रहे थे, तंज कर रहे थे। अलियान ने बेयकीनी से इस लड़की को देखा जो मुंह पर झूठ बोल रही थी, जबकि सुमैया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप इन मोहतरमा से पूछ लें। अलियान तुम जाओ यहाँ से। दामिर के दुष्यत लहजे पर अलियान तेज़ी से बाइक की जानिब बढ़ गया। मैं आ जाऊँ भाई? दामिर सुमैया लोगों को घर छोड़कर फ़ौरन घर वापस आया। फ़ोन चार्जिंग पर लगाते उसने इजाज़त मांगते भाई को देखा। अगर मना कर दूंगा तो नहीं आओगे? नहीं, मैं फिर भी आऊँगा। बदतमीज़ी की नुमाइश करते वो ढिठाई से हंसा। तो फिर इजाज़त क्यों मांग रहे थे? दामिर ने उसे घूरा। फॉर्मेलिटी निभा रहा था। वो अंदर आते सोफे पर बराजमान हुआ। आप पूछेंगे नहीं मैं क्यों आया हूँ? बता दो क्यों आए हो? दामिर ने भी उसके करीब जगह संभाली। मुझे आपको कुछ बताना था। वो संजीदा हुआ। दामिर ने सर हिलाते इजाज़त दी। आज जो लड़कियां मिली थीं वो लड़की इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और आप भी मुझे गलत समझ रहे थे। पहले ये बताओ तुम वहाँ क्या करने गए थे? दामिर के सवाल पर उसने सर खुजाया। वो दरअसल में अहमद मामू का घर ढूंढ रहा था। दामिर ने बेसाख्ता उसका शर्मिंदगी से गुलाबी पड़ता चेहरा देखा। अलियान ने दामिर को घूरते पाकर मुँह बसोरा। अब वैसे मत घूरिए, कितनी बार तो कहा है आपसे मुझे मामू और नानों से मिलना है, मगर आप कहाँ मेरी बातों को संजीदा लेते हैं। मजबूरन मुझे खुद ही हिम्मत करना पड़ी, मगर बैड लक। वैसे आप वहाँ क्या कर रहे थे? अब कि वो भी मशकूक हुआ। तुम सही जगह पहुँचे थे, मगर तुमने शायद राना अहमद साहब की बेल बजाई थी। मामू का घर उनके बराबर में था। और हाँ, मामू एडवोकेट हैं। आइंदा बाएं जाने वाले गेट पर जाना। सही? दामिर के तफसीली जवाब पर उसने सर हिलाया। आप मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? अलियान ने उसका चेहरा देखा। मैं सच कह रहा हूँ ब्रो, वो लड़की गलत बयानी कर रही थी। मैंने वैसा कुछ नहीं कहा था। पहले तो वो लड़की मुझसे टकराई, फिर माजरत करने के बजाय बद्दुआएं दे रही थी। अलियान, दामिर ने डांटा। वो तुम्हें बद्दुआएं नहीं दे रही थी, यकीन करें भाई। वो दोनों हाथ उठाए मुझे बद्दुआ दे रही थी। वो बज़िद हुआ। अगर माजरत करना होती तो ज़ुबान से भी वो बोल नहीं सकती। अलियान की ज़ुबान को ब्रेक लगाने के लिए उसे बोलना पड़ा। अलियान ने बेयकीनी से दामिर का चेहरा देखा। आपको कैसे मालूम? वो सुमैया थी, अहमद मामू की बेटी। सोहा और वो जुड़वा हैं। अलियान अजीब सी कैफियत के ज़ेरे असर खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसे यूं बेचैनी से खड़े होते देखकर दामिर को हैरत हुई। वो आज उसे बिना चिढ़ाए जा रहा था। कुछ काम है, फिर मिलते हैं। इससे कबल के वो वहाँ से जाता। दामिर ने उसकी कलाई थाम ली। वो रुक कर पलटा। दामिर ने पहली बार उसके रूबरू होते उसके गिर्द हिसार बनाया।
अलियान की आंखें बेसाख्ता नम हुई। सॉरी ब्रो, मुझे मालूम नहीं था सुमैया बोल नहीं सकती। दामिर ने उसे रूबरू किया तो उसने संजीदगी से कहा, तुम इतने नरम दिल हसास क्यों हो यार? दामिर ने नरमी से उसका चेहरा छुआ। सिर्फ आपके मामले में हूँ। वह हंसा। नहीं, दामिर ने उसे झुटाया, तुम सबके लिए ऐसे ही हो। अभी की मिसाल ले लो। दामिर ने बगौर उसकी सरमई आंखों में देखा जहाँ नमी चमक रही थी। अलियान की सवालिया निगाहें उस पर टिकी थीं। तुम अभी सुमैया के लिए जज्बाती हुए थे, राइट? अलियान का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ। दामिर उसकी हालत पर हंस पड़ा। वैसे अली यार, इंसान का चेहरा खुली किताब भी नहीं होना चाहिए। वो उसकी हालत से महफूज हुआ। दामिर, हसनैन साहब ने नाश्ते की मेज़ से पुकारा। वो जो बिल्कुल तैयार होकर निकल आ रहा था। इधर आओ, कुछ बात करनी है। समीन, दादो और अलियान भी वहीं मौजूद थे। जी। ऑफ वाइट शर्ट के कफ मोड़े वो मेज़ तक आया। नाश्ता करो बेटे से कहते बीवी को इशारा किया जिन्होंने ऑरेंज जूस उसके सामने रखा था। पढ़ाई कब शुरू कर रहे हो? कभी नहीं। वजह पूछ सकता हूँ? हसनैन साहब ने नाश्ता छोड़ते खफगी से पूछा। मेरा दिल नहीं चाहता। उसने शाने उचकाए। समीना और अलियान भी उसकी जाने मुतवज्जो थे। तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने तो कभी जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। आप नाजायज़ की बात कर रहे हैं। तुम हर मामले से इतने ही लाताल्लुक़ हो या सिर्फ मेरे सामने ये ड्रामा करते हो? हसनैन साहब ने कुछ सोचकर लहजा नरम करते कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाई। 2 मिनट सब्र रखो बेटे, आपके होश मैं उड़ाता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, हर मामले में लापरवाह लाताल्लुक़, और ये काबिल फ़ख्र बात तो हरगिज़ नहीं है। मैं इस पर हाथ जमाते दिलचस्पी से बेटे का चेहरा देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? ग्लास वापस रखते अंदाज रूठा सा था। यही कि अपने गिर्द होने वाले वाक़ियात पर थोड़ा गौर कर लिया करो। वो मुस्कुराए। अलियान ने हैरत से अपने बाप का चेहरा देखा। ना जाने आज वो किस मूड में थे सुबह ही सुबह। अच्छा भाई माजरत। दामिर का भींचा जबड़ा देखते बायां हाथ उठाया। नाराज़ मत हो सुबह सुबह, वरना मूड पूरा दिन खराब रहेगा। मैं जाऊं? सेल और चाबी लेते उठना चाहा, लेकिन तभी उसके सेल पर कॉल आने लगी। हसनैन साहब मुस्कुराहट छुपाए निगाहों का साविया बदल चुके थे। दामिर ने बखूबी उनका अंदाज देखा और सेल जेब में डाल लिया। अच्छा, मजाक बरतरफ, अब संजीदा होते हैं। हसनैन अचानक संजीदा हुए। अपनी माँ से कब मुलाकात हुई थी तुम्हारी? समीन, अलियान और दामिर ने बैक वक्त इन्हें देखा। अब क्यों पूछ रहे हैं? बताता हूँ, मगर पहले बताओ आखिरी बार कब मिले थे तुम दोनों? 4 रोज़ कबल। वो उलझा। 4 रोज़। हसनैन ने सर हिलाया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया? इनका खोता अंदाज सबको खटका। इन्हें कुछ बताना था क्या मुझे? इतनी अहम बात थी, बतानी तो चाहिए थी तुम्हें। कसौटी क्यों खेल रहे हैं? बच्चा परेशान हो रहा है, बता दें क्या मामला है। समीन को बोलना पड़ा। फैज़ ने इत्तबा बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, इब्रार के बेटे उबैद के साथ। बताते हुए बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देखी, जबकि अलियान के जहन में कुछ क्लिक हुआ। नाश्ता छोड़ते भाई का चेहरा देखा। क्या तुम्हें ये बात मालूम थी मीरू? नहीं। उसने सर हिलाया। मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। अच्छी बात है, काम पर ध्यान दो। सुबह सुबह उसका मूड ख़राब करना ज़रूरी था क्या? समीन का शौहर का अंदाज खटका तो वह गुस्सा हुई, जबकि हसनैन मुस्कुरा दिए। ज़रूरी था, इसलिए तो ऐसा किया। साहबजादे कुछ ज़्यादा ही लापरवाह बनने की कोशिशों में हैं। शायद भूल रहे हैं वो हमारी औलाद है, रग रग से वाकिफ़ हैं इसकी। बाबा, भाई अपसेट हो गए हैं। यही तो मैं चाहता हूँ, वो अपसेट हो। शायद इसी बहाने वो ज़िंदगी को संजीदा ले ले। एजाज़ और इत्तबा का यूनिवर्सिटी वापसी पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एजाज़ की तो बचत हो गई थी, सिर्फ खराशियाँ आई थीं, जबकि इत्तबा का टखना और बाजू फ्रैक्चर हुआ था। पूरा हफ्ता अस्पताल में रहकर वो घर आई थी। ऐसे में सब उसकी अयादत के लिए आए थे, सवाए दामिर के, और ये बात सबने महसूस की थी, जबकि इत्तबा को तो इस पर गुस्सा भी था। वो किस कदर बेमुरवत इंसान था, एक कॉल तक नहीं की थी। उसकी मंगनी का फंक्शन भी एक्सीडेंट के बाइस आगे की तारीखों में तय किया गया था। तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद उसने मामू के घर का रुख किया था। एजाज़ कॉलेज, मामू ऑफिस गए हुए थे। मामी पड़ोस में गई हुई थी, जबकि मायदा और नानो घर पर थीं। नानो को सलाम करके वो इत्तबा के कमरे के सामने खड़ा था। कितने दिनों बाद उसे देखने जा रहा था। एजाज़ और मामू से वो इसकी खैरियत पूछता रहा था, मगर उसे ज़ख्मी हालत में देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो आया नहीं था। आ जाओ बेटा। मायदा ने सूप लेकर जाते उसे यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, तो वो सर हिलाते इनके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। कैसी है मेरी बेटी? मायदा के नरम लहजे पर इत्तबा मुस्कुराते हुए मुतवज्जो हुई, तो निगाह इनके पीछे खड़े वजूद पर उठी। तो वक्त मिल गया तुम्हें यहाँ आने के लिए? फुप्पो ने भतीजी के चेहरे पर खफगी भरे तासरात देखते हुए पलटकर बेटे का संजीदा चेहरा देखा। फुप्पो, आप जानती हैं आपका बेटा किस कदर बेमुरवत है। अंदाज शिकायती था। दामिर ने एक नज़र उसे देखते माँ की जानिब रुख मोड़ा, जो मुस्कुरा रही थी। अच्छी तरह क्लास लो इत्तबा बेटे, ये बहुत बिगड़ गया। आप मेरी मम्मा हैं, इत्तबा की नहीं। उसने गोया माँ को याद दिलाया तो इत्तबा मुस्कुरा दी। मुझे चाय पीनी है, संजीदगी से माँ से कहा। साथ कुछ खाने को लाऊं? उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा छुआ। अगर कुछ हल्का फुल्का सा मिल जाए। तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। कैसी हैं इत्तबा आप? माँ के जाने के बाद वो कुर्सी घसीट कर बेड के करीब लाया। 1.5 हफ्ते बाद तुम्हें याद आया मेरा हाल पूछना। इत्तबा का अंदाज शिकायती था। खिलाफ मामूल वो इस वक्त स्याह शलवार सूट में स्याह सैंडल पहने हुए था। हल्की सी शेव संजीदा खूबरू चेहरे पर जच रही थी।
जबकि इत्तबा ने वाइट ट्राउज़र के साथ स्याह शर्ट और दोनों रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। मैं मोमानी और एजाज से आपके बारे में पूछता रहा हूँ। इत्तबा के चेहरे पर एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से डायरी उठाई। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये मेरी नहीं है। तकिया सेट करते उसने बेड क्राउन से टेक लगाई। इस कोशिश में बाजू में दर्द की लहर उठी थी। तभी दामिर ने उसकी तरफ देखा। लब दांतों तले दबाए वो तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। दामिर तेजी से उठा। ज़्यादा दर्द है? मेडिसिन कहाँ है? उसके लहजे की बेकरारी पर इत्तबा ने नम होती आंखों से उसे देखा। अगर बैठना ही था तो मुझसे कह देती। खुद को तकलीफ क्यों दी? भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पेन हुआ था। अब ठीक है। मैं इसीलिए इतने दिनों तक आपके पास नहीं आया था। इत्तबा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा, जो ना जाने किस एहसास के तहत सुर्खी माइल हो रहा था। सच बताइए, दर्द तो नहीं है? उसे छूने के लिए बड़ा हाथ मुट्ठी भींचते पीछे किया। इत्तबा ने शिद्दत से उसका कतराना महसूस किया। वो कुछ बदला बदला लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ है मीरू? उसके लहजे से हैरत झलकी तो वह चौंक कर संभला। मुझे क्या होना है? दानस्ता मुस्कुराया। सूप लेंगी? माँ को कमरे में दाखिल होते देखकर उसने पुरसकून सांस ली। मायदा ने दामिर को चाय देने के बाद इत्तबा को दवाई दी। दामिर चाय लिए नानो के पास चला गया। इत्तबा सो गई तो मायदा अपने कमरे में चली गई। मैं अंदर आ जाऊँ मम्मा? थोड़ी देर बाद भी इनके कमरे के दरवाजे में खड़ा इजाज़त मांग रहा था। ज़रूर मेरा बच्चा, उन्होंने मोहब्बत से कहा। बीपी की मेडिसिन कब से ले रही हैं आप? साइड टेबल पर रखी मेडिसिन देखते हुए संजीदगी से पूछा। जब से तुम गए थे। उनका लहजा नम हुआ। दामिर ने लब भीनते ने हिसार में लिया। अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। उसके गाल पर हाथ रखते नम लहजा था। दामिर ने उनका हाथ चूमा। प्लीज़ गुनहगार तो मत करें। मैं खफा नहीं हूँ आपसे, बस शिकायतें थीं, अब वो भी नहीं हैं। सच कह रहे हो ना? मायदा ने नम आंखों से उसका चेहरा देखा तो उसने सर हिलाया। कुछ कहना है? मेरे बेटे ने। दामिर के मजबूत हिसार में उसकी पुरजोश धड़कनों को सुनते मायदा ने चेहरा उसके सीने से उठाते पूछा। तो वो हैरान हुआ। आपको कैसे मालूम? तुम्हारी ये बेकाबू होती धड़कनें बता रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके दिल पर हाथ रखा। बोलो क्या कहना है? दामिर उनके बराबर से उठकर इनके घुटनों पर हाथ रखे पंजों के बल सामने बैठा। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। माँ ने दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा समेटा। हुक्म करो मेरी जान, माँ सदके जाए। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी। मुझे इत्तबा चाहिए। माँ के हाथों को हाथों में लेते निगाहें झुकाए उसने धमाका कर दिया। इत्तबा, इनके लब कब कपाए। तुम क्या कह रहे हो मीरू? इनका लहजा अनहोनी के खौफ से लर्जा। दामिर ने गुलाबी आंखों से माँ का पीला पड़ता चेहरा देखा। मुझे इत्तबा चाहिए मम्मा, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। इनके दूर जाने के ख्याल से मेरी सांसें अटकने लगती हैं। इत्तबा रसूल दामिर हसनैन की ज़िंदगी में वेंटिलेटर की हैसियत रखती है, जिससे दूरी पर दामिर हसनैन के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मीरू, माँ ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा। अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा, भाई कभी नहीं मानेंगे। वो तुम्हें तुम्हारे बाबा के तनाजुर में देखते हैं, मगर मैं आपका बेटा भी तो हूँ। भाई के बहुत एहसानात हैं तुम्हारी माँ पर। उन्होंने निगाह चुराई। मैं इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। उन्होंने इब्रार भाई को हाँ कह दी है। आप इन एहसानात के बदले बेटे को कुर्बान करना चाहती हैं दूसरी बार। उसका लहजा बेयकीनी था। ऐसा नहीं है मीरू, ऐसा ही है मम्मा। मुझसे गलती हो गई मीरू। निगाहें चुराते कपकपाते हाथों को जकड़ते दिल खौफ से बंद होने को था। दामिर को तशवीश हुई। कैसी गलती मम्मा? वो मैंने बेटे का खून छलकाता चेहरा देखते उसकी हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। क्या मम्मा? तो तुम्हारे फ़ोन में किसी मारूख का नाम देखा था। दामिर ने बुरी तरह लब कुचले। फिर तुम जिस तरह सुमैया से बर्ताव रखते हो तो वो लब भींचते खामोश हुई। दामिर ने सेल निकाल कर सेब नंबर और नाम उनके सामने किया। प्लीज़ बताइए आपने क्या कहा इस गलत फहमी की बिना पर? उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। मैंने तुम्हारे लिए भैया से सुमैया। मम्मा प्लीज़। दामिर हारे अंदाज में इनके हाथ छोड़ते बेड से टेक लगा गया। कमरे में चंद लम्हों के लिए तकलीफ दे खामोशी छाई रही। फिर दामिर खड़ा हुआ। मेरे अल्लाह, वो कराह कर रह गया। फ़ोन पर गिरफ्त सख्त किए। उसने खून छलकाते चेहरे से माँ का झुका सर देखा। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ नहीं ला सकती तो प्लीज़ मसाइब भी मत लाया करें आप लोग। अंदाज़ इस कदर शिकस्त खोर्दा था कि बस रो देने की कसर रह गई। वो झटके से पलटते बाहर आया तो फैज़ मामू को देखते एक पल के लिए ठटका, फिर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। दामिर पिछले हफ्ते से फैज़ मामू की तरफ नहीं गया था, जबकि अहमद की तरफ जाने का सोचकर ही वो खौफज़दा हो जाता था। मम्मा उसके लिए सुमैया को कैसे सोच सकती थी? मामू ने उसे कॉल की थी लेकिन वो माजरत कर चुका था। मसरूफियत का बहाना बनाकर मायदा ने अहमद से माजरत कर ली थी। इन्हें तो कोई गिला शिकवा ना था, मगर नानो इसके इनकार पर बहुत गुस्से में थी। उसकी जुर्रत कैसे हुई थी इनकार की? इस रोज़ एतवार था जब उन्होंने सबको बुलाया था। दामिर को भी फैज़ के यहाँ आने के लिए कहा था और 20 मिनट बाद वो वहाँ हाजिर था। अहमद, निमरा के अलावा बाकी सभी टीवी लाउंज में मौजूद थे। वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। दामिर इससे कबल के आदतन नानो की तरफ बढ़ता। इनके दुर्शत लहजे पर उसके कदम लाउंज के बीचों बीच रुक गए। दोनों मामू भाइयों ने उसका फीका पड़ता चेहरा तासुब से देखा।
ग्रे ट्राउज़र ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस दामिर हसनैन इन्हें काबिल रहम लगा, जबकि मायदा की आंखें नम हुईं। इनकी एक गलती की सज़ा उनका बेटा 11 बरस से झेल रहा था। हाथ पुश्त पर बांधते उसने सिर्फ नानो का चेहरा फोकस किया। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? दामिर ने सर हिलाया। अम्मा, इसे बैठने तो दें। अहमद ने माँ को देखा, जिनका चेहरा सुर्ख था। तुम चुप रहो अहमद, यह हमारा आपस का मामला है। बेटे को झिड़कते रुख उसकी जानिब मोड़ा, जो मुजरमाना अंदाज में हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इनकार हम तक पहुँचा दिया, सिर्फ इसकी एक कमी की वजह से। इसमें तो कोई कमी नहीं, कमी तो मुझ में है नानो, या शायद सारे जहाँ की कमियाँ मुझ में ही हैं। वो खुद अजियती का शिकार था। फैज साहब ने मुठ्ठियाँ भींचते माँ का चेहरा देखा। वो खूब समझ रहे थे माँ के अंदाज। वो उसका गुस्सा दामिर पर निकाल रही थी। उसने नानो के बाद माँ का चेहरा देखा, जो जब से खून छलका रहा था। सिसकियाँ दबाने के लिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमा रखा था। दामिर ने निगाह अपने पाँवों पर जमाई। इनकार की माकूल वजह बताओ। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। झुके सर से जवाब आया। बहुत अच्छे, यानी तुम खुद को पहचानते हो। उनका लहजा लड़खड़ाया। अम्मा, मायदा का जब जवाब दे गया तो माँ को टोका। आप मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रही हैं। बहुत जल्द ख्याल नहीं आ गया बीबी? सुरैया का अंदाज इस्तेहज़ाइया था। मायदा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर दामिर बोल पड़ा। मम्मा प्लीज़, नानो को कहने दें। एक फालतू वजूद की यही हैसियत है। ऐसा मत कहो मीरू। क्यों माँ का कलेजा चीर रहे हो? आंसू रगड़ते हुए उसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा, जबकि अहमद भी भांजे के पास आए। दामिर, तुम मेरे बेटे हो, जान हो मामू की। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। नानो ने चश्मा साफ करने के बहाने आंसू पहुँचे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, खुद को यूं बेमोल मत करो। दामिर की निगाह फैज़ रसूल की जानिब उठी, जो लब भींचे उसका चेहरा देख रहे थे। मेरी वजह से आप लोगों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे माजरत खां हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। दामिर सर झुकाए पलटा। मीरू, इससे कबल के दामिर दहलीज अबूर करता माँ की पुकार पर रुक कर पलटा। भाई और बेटे का हाथ थामते फैज़ को पुकारा। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, जिनका मैं बदला नहीं चुका सकती, मगर आज जो कुछ इस घर में मेरे बेटे के साथ हो रहा है, इसके बाद मेरा यहाँ रहना माँ लफ्ज़ की तौहीन होगी। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। लहजा तल्ख था। अच्छी बात है। फैज़ उठकर इनके करीब आए। तुमने अच्छा फैसला किया, और अब देखना यह है कि इन्होंने दामिर के शाने पर हाथ रखा। तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि वो माँ की जिम्मेदारी निभा सकता है या नहीं? इन बाजुओं में इतना दम तो ज़रूर है मामू जी कि ये माँ की जिम्मेदारी उठा सके। उसने मामू के हाथ पर हाथ रखा। बिलफर्ज नाकाम हो भी गया तो आपका एहसान फिर भी नहीं लूँगा। माँ को बाजू के हिसार में लिए वो लाउंज से निकले तो एजाज़ और इत्तबा के सपाट हुए नम चेहरे देखते एक पल के लिए कदम रुके। मायदा ने मोहब्बत से इत्तबा की पेशानी चूमी, जबकि दामिर ने इस मंजर से निगाहें चुराते कदम बढ़ा दिए। मोमना, अहमद, निमरा भी इनके पीछे पोर्च तक आए। आप कहाँ रहना चाहेंगी? उसने माँ से पूछा। जहाँ मेरा बेटा रहेगा। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मुझे यकीन है हमारा मीरू अपनी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभाएगा। मोमना ने उसका चेहरा छूते कहा। इस इत्तमाद के लिए शुक्रिया मोमानी जान। अहमद मुस्कुरा दिया, जबकि निमरा मामी ने उसका शाना थपकाया। एजाज भागता हुआ उसके पास आया, दामिर को गले लगाया। पीछे छोटे छोटे कदम उठाते इत्तबा भी थी। सॉरी ब्रो, बाबा और दादो ने ज्यादती की आपके साथ। एजाज को हकीकतन दुख हुआ था, और ऐसा ही हाल इत्तबा का भी था। दामिर नरमी से मुस्कुराया। इट्स ओके यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई और तुम इसमें अच्छाई तलाश कर रहे हो। इत्तबा ने बेयकीनी से उसे देखा। दामिर हंस दिया। अगर ऐसा ना होता तो मम्मा मेरे साथ जाती क्या? ये भी ठीक है, मगर जाना कहाँ है भाई? अहमद मामू ने नरमी से पूछा। बाप के घर जाओगे? नहीं, वो संजीदा हुआ। फ्लैट पर, क्योंकि मम्मा की जिम्मेदारी मेरी है। बेस्ट ऑफ लक। एजाज ने इसे विश किया तो वो सर हिलाते माँ के लिए दरवाज़ा खोलने झुका, जबकि दूसरी जानिब फैज़ ने मुस्कुराहट छुपाई। माँ के करीब बैठते इन्हें अपने मजबूत हिसार में भींच लिया। सुरैया ने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे फैज़, नम लहजे में इन्हें डांटा तो वो खुलकर हंसे। छोड़िए भी, ये बचकाना अंदाज, मोहब्बत से कहते उनका सर चूमा। दफ़ा हो जाओ फैज़, कौन सा बचकाना अंदाज देख लिया तुमने? मेरा गुस्सा मेरे ऊपर उतार कर यूँ आंसू बहा रही हैं। इससे अच्छा था मुझे 2 जूते लगा देती। वैसे ही आंसुओं फैज़ ने पूरों से नम आंखें पोंछीं। नवासा के लिए हैं ये, या बेटी की रुखसती पर? अपनी बात से महफूज होते खुद ही कहका लगाकर हंसे तो माँ ने झुंझलाकर उनके गाल पर चिप लगाई। साहबजादे कहाँ हैं आप? दामिर और मायदा को फ्लैट में शिफ्ट हुए दूसरा रोज़ था, जब दोपहर के खाने के वक्त समीन के दामिर की बाबत पूछने पर मुस्कुराते हुए हसनैन ने दामिर का नंबर प्रेस किया था। चेहरा जगमगा रहा था। वो मायदा की दामिर के साथ मौजूदगी से आगाह थे। अलियान ने हाथ रोककर बाबा का रोशन चेहरा देखा। कॉल अटेंड होते ही हसनैन ने स्पीकर ऑन करते सेल मेज़ पर रखते खंकारते हुए दामिर से पूछा। फ्लैट में हूँ, संजीदा आवाज़ उभरी। अकेले? अंदाज बहुत मासूमाना था, गोया वो तो जानते ही नहीं बेटा क्या करता फिर रहा है। नहीं, दामिर ने यक लफ्जी जवाब देते हुए माँ का चेहरा देखा, जो उसे ही देख रही थी। स्पीकर ऑन करो यार। हसनैन ने दोस्ताना अंदाज अपनाया। दामिर ने नासमझी में सेल देखते उनकी हदायत पर अमल किया।
बरसों बाद फ़ोन से उभरती आवाज़ सुनकर मायदा हसनैन का दिल शिद्दत से धड़का। तो अब मैं बताऊं अपने बेटे को वो किसके साथ है? हसनैन का अंदाज शरारती था। समीन, मायदा और अलियान कितने बरसों बाद इनको इस तरह से देख रहे थे। किसके साथ हूँ? दामिर बिना ना के कुर्सी की पुश्त टेक लगाकर बैठा। माँ को रुखसत करवा लाए हो अपने अकड़ू खड़ूस मामू के जंगल से? वो हंसे। अलियान ने हैरत से, जबकि मायदा और समीन ने बेयकीनी से इनका यह अंदाज हजम किया था। दामिर एकदम संजीदा हुआ। आप मामू के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते बाबा, और तुम अपने बाप के सामने अपने जलात मामू की तरफदारी नहीं कर सकते। अंदाज मुतल्ला करता हुआ था। ब्रो, बड़ी मम्मा आपके साथ हैं क्या वाकई? अलियान का पुरजोश लहजा दामिर और मायदा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मेरी बात करवाइए ना। हेलो मम्मा, आप मुझे सुन सकती हैं? मायदा ने सर को नफ़ी में जुम्बेश दी। मम्मा तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ का इशारा समझते दामिर ने इत्मीनान से कहा, अनापरस्तों का ख़ानदान है बेटे। तभी हसनैन की खफगी भरी आवाज़ उभरी। मुखातिब अलियान था। अना में मिट जाते हैं मगर यार नहीं मनाते। अगले ही पल खफगी से कॉल ड्रॉप कर दी। दामिर ने बेसाख्ता माँ का धुआं धुआं चेहरा देखा। वह ऐसा कहने में हक बजानिब हैं। इनका लहजा शिकस्त खोरदा था। तबीयत ठीक है आपकी दादो? इत्तबा ने इन्हें खामोशी से लेटे देखकर नरमी से इनकी पेशानी छुई। ठीक हूँ बच्चे, उदास हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने संजीदगी से कहा। वैसे दादो, आपने बहुत ज्यादती की मीरू के साथ। इत्तबा इनके पहलू में बैठी। जानती हूँ, अफसरदगी से कहते इत्तबा का चेहरा देखा। सुर्ख और नारंगी शर्ट और ट्राउजर में वो सादा सी लड़की इनके नवासे के लिए क्या अहमियत रखती थी शायद इसे अंदाज़ा ही नहीं था, जिसकी खातिर वो खुद को बेमोल कर गया था। क्या देख रही हैं? दादो ने सर नफ़ी को जुम्बिश में देते करीब पड़ा मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया। मीरू को कॉल करो। आप बात करना चाहती हैं? मुस्कुराते हुए सेल थामा। मैं नहीं, तुम करना, मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है। वो ठीक तो है ना? उनका लहजा भरा आया था। इत्तबा ने सर हिलाया और नंबर मिलाते स्पीकर ऑन कर दिया। ब्रो, उसी रोज़ शाम में अलियान फ्लैट का दरवाज़ा धड़ से खोलते वानाहाना अंदाज में मीरू की जानिब लपका। दामिर बमुश्किल लड़खड़ा कर संभला, फिर उसे घूरा जो उसे झंझोड़ चुका था। मम्मा कहाँ हैं? उसने मुतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाईं। पड़ोस में गई हैं, इसलिए तो दरवाज़ा खुला था। वो उसे कमरे में ले आया। ओह, उसका जोश मान पड़ा। मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी आ जाएंगी, दामिर ने संजीदगी से कहा। अलियान ने बगौर उसका चेहरा देखा। खैरियत, काफ़ी उदास लग रहे हो। उसके सामने रीलिंग से टेक लगाते बाजू सीने पर लपेटते अंदाज खोजता हुआ था। दामिर ने हथेलियां रीलिंग पर जमाते गहरे नीले आसमां को देखा, जहां कहीं कहीं सफ़ेद बदलियां तैरती फिर रही थीं। अलियान ने उसकी निगाहों का ताकुब किया। बताए क्या हुआ? अगर ख्वाब मर जाएं तो इंसान क्या करे अली? अलियान ने बेसाख्ता उसका उदास चेहरा देखा। ख्वाब कभी नहीं मरते। मरते नहीं लेकिन बिखर तो जाते हैं। दामिर हसनैन की आवाज़ में नमी घुली। कोई मर्द किसी खास औरत के लिए रोए, ये उसकी खुशकिस्मती होती है। अलियान ने भाई के शाने पर हाथ रखे। यकीनन वो बहुत आम हैं जिनके जिक्र पर मेरे भाई की आंखें नम हुई हैं, लेकिन इससे कबल के वो मजीद कुछ कहता। कमरे में मौजूद उसके सेल की मखसूस रिंग टोन पर दामिर हसनैन बजलत कमरे में गया, जहाँ मारूख कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके पीछे आते अलियान ने नाम देखा, जबकि दामिर सिर्फ स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था अटेंड करने। अलियान उसका शाना थपकते बाही जाने के लिए मुड़ा, मगर दामिर ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। अलियान ने सवालिया निगाहों से उसका नम चेहरा देखा। दामिर ने उसे अपने करीब सोफे पर बैठने का इशारा किया। नानो की कॉल है। कॉल काट कर खुद नंबर मिलाते उसने अलियान को देखा। अस्सलाम वालेकुम जी नानो। वालेकुम अस्सलाम। दादो नहीं, मैं हूँ। गैर मुतवक्को आवाज़ सुनते दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जानिब देखा। बिया, कैसी हैं आप? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा। बस ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नरम दिल छूता लहजा। दामिर का दिल कुरलाया। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसने लहजा बमुश्किल अपनाया। लग तो नहीं रहा। अफसरदा से लहजे पर दामिर ने सख्ती से आंखें बंद करते सोफे की बैक से टेक लगाई। अलियान ने मुट्ठी लबों पर जमाते भाई का बिखरा अंदाज देखा। सरैया और अलियान इनके माबैन होती गुफ्तगू स्पीकर ऑन होने के बायस सुन रहे थे। बिया, मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। उंगली और अंगूठे की मदद से जलती आंखें दबाईं। दुआएं कभी रद्द नहीं होती मीरू। अलियान ने उसका हाथ हटाते अपने हाथ के पुरों से उसकी जलती आंखों पर मरहम रखा। मगर मेरी दुआएं रद्द हो रही हैं। वो मचला। मेरी दुआओं में असर नहीं है। मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझसे दूर हो जाता है। क्या मैं इतना गुनाहगार हूँ? बताइए ना बिया, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? तुम कहते हो दुआएं असर नहीं रखती। इत्तबा का लहजा नरम था। मैं तुम्हें बताऊँ दुआएं कब असर करती हैं? कब? उसने अलियान का हाथ अपने दिल पर रखा, जहाँ इस कदर शोर बरपा था कि एक पल के लिए अलियान घबरा सा गया था। जब इन पर सब्र की मोहर लगा दी जाए। दामिर झटके से आंखें खोलते सीधा हुआ, जबकि अलियान ने हैरत से सेल स्क्रीन यूं देखी गोया वहाँ इत्तबा का चेहरा नजर आ रहा हो। और सब्र ये नहीं कि तुम मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों के सामने रोना छोड़ दो। दो टूटे दिलों को जोड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है।
اسے आजिज़ और राज़ी बरज़ा रहने वाले बहुत पसंद हैं। दुआओं को सब्र की चादर से ढांप कर देखो, वो कैसे साहिबान बनती हैं। दामिर उसे सुनते पुरसुकून होकर पलकें मूंद गया। दुआएं कबूल होती हैं, अंदाज सरगोशियों जैसा था। ज़रूर होती हैं। इत्तबा का पुरसुकून लहजा अलियान को रश्क में मुब्तला कर गया। अगर जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं तो किसी दूसरे तरीके से तुम्हें वो कुछ मिलेगा ज़रूर जो तुम मांग रहे हो। नहीं, दामिर झटके से खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। हट धर्म लहजा, तुम जिद लगा रहे हो। इत्तबा ने बेयकीनी से कहा, आप जो भी समझिए, मुझे सिर्फ जिसकी चाहत है वही चाहिए, वरना इसका मुतबादिल भी नहीं लूँगा मैं। ऐसा भी क्या मांग दिया है तुमने? मुतजस्सिस अंदाज पर अलियान मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी मांगी है इत्तबा, दुआ करें मेरी सांसें चलती रहें। क्या मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ? हाँ ज़रूर। इत्तबा ने कॉल ड्रॉप करते दादो का चेहरा देखा जहाँ मलाल था। मीरू दरवाजे पर देखो। मुसलसल बजती बैल पर आटा गूंदते मायदा ने आवाज़ दी, मगर शायद वो वॉशरूम में था। आखिर हाथ धोकर उठी, खुद दरवाजे पे जाना पड़ा और दरवाज़ा खोलते 11 बरस बाद उनकी निगाहों के सामने वो चेहरा था जिससे इश्क था मायदा हसनैन को। हसनैन, समीन और अलियान तीनों मायदा का चेहरा देख रहे थे जहाँ बेयकीनी फैली थी। बड़ी मम्मा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अलियान को ही इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करना पड़ी तो वो चौंक कर साइड पर हुई। कौन है मम्मा? तौलिए से बाल रगड़ते दामिर के अल्फाज समीन और हसनैन को देखते मुंह में ही रह गए। आप लोग यहाँ क्यों मीरू? हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? अलियान चहका। मैं तुमसे नहीं, मम्मा बाबा से पूछ रहा हूँ। दामिर ने गीला तौलिया उसके मुंह पर फेंका। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, उसने आदाब मेज़बानी निभाते समीन से कहा, जबकि हसनैन तो यकटक मायदा का झुका सर देख रहे थे। बाबा बैठ जाइए। अलियान ने शरारतन आवाज़ बुलंद इनकी महवियत तोड़ना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। दामिर ने इसे मसनूई अंदाज में डांटा। किचन में जाओ, पानी लेकर आओ। और आप लोग, वो तीनों कन्फ्यूज लोगों की जानिब मुतवज्जो हुआ। बैठकर एक दूसरे को घूर लीजिए। मसनूई संजीदगी खुद पर तारी करते अलियान के गले में बाजू डालकर उसे किचन की तरफ लेकर गया। जबकि किचन में दाखिल होते वो दोनों जब्त से कहका लगाकर हंसे। किस कदर मज़े की सिचुएशन है यार। अलियान हंसा। दो माएँ और इकलौते वाले साहब की सुलह हम लोग करवाने वाले हैं, तो उसे ही करो, हम या वो खुद। मेरी तरफ से साफ इनकार है। दामिर ने हाथ उठाया। मुझसे जज्बाती मनाजिर नहीं देखे जाते, और हाँ, मुझे शर्म आती है। दामिर ने मसनूई शर्माने की अदाकारी करते उसके शाने में चेहरा छुपाया। हैं? अलियान ने भाई को देखा। शर्म कैसी यार, दो लोगों में सुलह करवाना तो सवाब का काम है। जाओ यार। दामिर ने उसे चिप्त लगाई। गधे हो तुम बिल्कुल। तभी बाबा के दुर्शत लहजे पर दोनों मुतवज्जो हुए। आखिर तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है? मायदा के झुके सर को देखते हसनान का लहजा बुलंद हुआ। इनमें कौन सा भूत आ गया है, वो भी जलाली? अलियान ने किचन की दहलीज पर रुकते हैरत से पूछा। शर्म करो, वो बाबा हैं। दामिर ने उसे डांटा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मायदा। हसनैन भड़के। मैं क्या कह सकती हूँ? याद रखना मायदा हसनैन, मैं खुद के साथ हुई ज्यादती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने बेटे के साथ की गई ज्यादती का पूरा हिसाब लूँगा तुम्हारे भाई से। आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं। समीन ने मिलते जी लहजे में दरख्वास्त की। मायदा की पतली हालत पर अफसोस हुआ। जब तक फैज़ रसूल नामी बला मेरी ज़िंदगी में है, मैं कैसे पुरसुकून रहकर आराम से बात कर सकता हूँ? अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मायदा मिनमिनाई, मगर हसनैन की घुरी पर लब भींच लिए। अलियान और दामिर मुस्कुरा दिए। क्या रोब है भाई? अलियान ने कोहनी दामिर के शाने पर टिकाई। मैं भी मुस्तकबिल में ऐसा ही हमसफ़र साबित होने वाला हूँ, तो फिर भूल जाना कि मैं सुमैया को तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होने दूंगा। दामिर ने उस पर धमाका किया। मीरू? अलियान उसके रूबरू हुआ। आपको मालूम है मेरी ख्वाहिश? चेहरा ट्यूबलाइट की मानी जगमग कर रहा था। मैं भाई हूँ तुम्हारा, वो भी 2 बरस बड़ा। दामिर ने उसका शाना थपकाया। लव यू यार, लव यू यारा। अलियान ने गर्मजोशी से उसके गले लगते गाल चूम लिया। दूर हटो खबीस। दामिर ने झुंझलाकर गाल रगड़ते उसे खुद से दूर झटका, लेकिन वो बुरा माने बिना मम्मा बाबा की जानिब लपका। सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हसनैन के अंदाज पर जहाँ अलियान के कदम रुके, वहीं मायदा ने भी सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। कहाँ जाना है? शायद तुम भूल रही हो। चंद कदमों का फासला तय करते मायदा के रूबरू हुए, बगैर इनका चेहरा देखे। जहाँ गुजरे बरसों की दास्तां रकम थी। अगर तकलीफ हसनैन अहमद ने झेली थी तो खुश मायदा हसनैन भी नहीं थी। तुम अब भी मेरी बीवी हो, और बीवी शौहर के घर रहती है, ना कि बेटे के घर। उन्होंने दामिर को हाथ के इशारे से पास बुलाया। मैं तुम्हारा ममनू हूँ। दामिर का चेहरा छूते वो संजीदा हुए। तुम मेरी बीवी को उसके जलाद भाई की कैद से आज़ाद करवा कर लाए। मायदा ने शिकायत की, जबकि बाकी सब ने मुस्कुराते हुए इनका अंदाज देखा। खैर, तुम्हारे मामू की तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं, उम्मीद है बहुत जल्द हिसाब बराबर कर दूंगा। हसनैन अहमद और फैज़ रसूल एक ही इदारे के फारुल तहसील थे, जिनकी आपस में शुरू से ही अनबन रही थी। ऐसे में हसनैन और मायदा की मुलाकात हसनैन के कज़न की शादी में हुई थी। हसनैन की कज़न की बीवी फैज़ की तायाजाद कज़न थी। हसनैन का ताल्लुक ज़िम्मेदार घराने से था और इनका रिश्ता बचपन से ही मामू के यहाँ तय था। समीन पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी, मगर हसनैन की निगाहों का मरकज़ मायदा ठहरी थी। वो पहली निगाह में उसका असीर हुआ था, और ऐसा ही कुछ हाल मायदा का भी था। 2 भाइयों की इकलौती लाडली बहन, जिसके मुंह से निकली हर ख्वाहिश पूरी करना वो खुद पर फ़र्ज समझते थे।
निसार, रसूल, फैज़ के माँ बाबा और सरैया अहमद की जान बेटी में बसती थी। हसनैन ने जब घर में मायदा से शादी की बात की तो हवेली में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, मगर वो धुन के पक्के थे। अगर मायदा उनकी ज़िंदगी में शामिल न हुई तो वो समीन को भी कबूल नहीं करेंगे और उसके वालिदैन को मजबूरन राज़ी होना पड़ा। जबकि निसार और सरैया को मनाने में इन्हें तकरीबन 2 बरस लगे थे, क्योंकि फैज़ इस रिश्ते के शदीद मुखालिफ थे और हसनैन की अनथक कोशिशों के बाद फैज़ की मुखालफत के बावजूद रिश्ते के लिए मान गए। फैज़ एक तरफ मायदा के दिल में हसनैन को पाने की खुशी थी, वहीं जान निसार करने वाले भाई की नाराज़ी की वजह दिल पर बोझ भी था। माँ बाप की दुआओं तले वो रुखसत हो गई। अलबत्ता अहमद खुश थे। हसनैन मायदा को शहर वाले घर रुखसत करवा कर लाए थे। शर्त के मुताबिक समीन से निकाह उनकी शादी के 3 माह बाद हुआ था। समीन हसनैन और मायदा की शादी से वाकिफ़ थी, लेकिन मायदा को इनके निकाह की खबर नहीं थी। अलियान दामिर से 1.5 बरस छोटा था। फैज़ दामिर की पैदाइश के बाद मायदा और हसनैन की शादी को कबूल करके फैज़ ने मायदा को मज़ीद अपना गर्विदा बना लिया था, जिन्होंने उसके दिल से बोझ उतार दिया था। दामिर ननिहाल में हाथों हाथ लिया जाता था। इत्तबा इससे 1 बरस छोटी थी। वो वीकेंड हमेशा नानों की तरफ गुजारता था। इत्तबा और दामिर की दोस्ती मिसाली थी। वो हमेशा साथ रहना पसंद करते थे। नाना की वफ़ात के बाद मायदा और दामिर 40वें तक फैज़ के यहाँ आए। इत्तबा नानों की बाएं जानिब जबकि दामिर इनकी दाएं जानिब नानों के पेट पर रखे इत्तबा के हाथ पर हाथ रखकर सोता था। बचपन में इत्तबा को टीचर बनने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर एतवार सुमैया, सोहा, एजाज और दामिर की टीचर बनती थी। दादों का चश्मा लगाती, इनका सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ते, छोटे छोटे हाथों में स्केल घुमाते वो दामिर हसनैन को बहुत प्यारी लगती। जब वो दामिर को मीरू पुकारती तो वो बहुत मुअद्दब होकर जी टीचर कहता था। वो उसे तुम जबकि दामिर उसे आप कहकर पुकारता था और ये आदत इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि वो आम रूटीन में भी उसे आप पुकारने लगा था। दामिर 10 बरस का था जब मायदा पर हसनैन के निकाह और बेटे का इंकशाफ हुआ था। वो मोहब्बत के मामले में इस हद तक पॉजिटिव थी कि हसनैन का नाम तक किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कज़ा की दूसरी बीवी और शादी के 11 बरस बाद इनके बीच पहली लड़ाई हुई थी। आपने मुझे चीट किया हसनैन। मेरी बात सुनो मायदा, मुझे कुछ नहीं सुनना। जवाब दें, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हसनैन का गिरेबान मुठियों में जकड़ते वो चिल्लाई। इसलिए छुपाया था तुमसे, क्योंकि जानता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। हसनैन ने इनके हाथ हटाए। जहाँ तक बात है दूसरी शादी की, तो बाबा इसी शर्त पर माने थे तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी मंगनी मामूजाद कज़न से बचपन में ही तय हो गई थी। हमारे यहाँ मंगेतर छोड़ना बहुत जिल्लत आमेज समझा जाता है। आप उसे तलाक दें अभी के अभी। ये मुमकिन नहीं। हसनैन का अंदाज दो टोक था। तो फिर मुझे छोड़ दें। हसनैन ने मायदा के बेलचक अंदाज को बेयकीनी से देखा। क्योंकि मुझे बटा हुआ शौहर नहीं चाहिए। आपकी खातिर मैंने बाप जैसे भाई का दिल दुखाया और मुझे उसका सिला सौतन के रूप में मिल रहा है। यही तो अलमिया है मायदा। हसनैन ने इन्हें झंझोड़ा। इन 10 सालों में तुम्हें दिल से मुस्कुराते नहीं देखा। तुम हर वक्त भाई के सोग में रहती हो और यही फ़र्क है तुम में और समीन में कि वो तुम्हारे मुतालिक पहले दिन से जानती है, लेकिन एक लफ्ज़ भी कभी नहीं बोला। ठीक है, मैं बुरी हूँ, मुझे छोड़ दें और शौक़ से ज़िंदगी गुजारें अपनी चहीती बीवी के साथ। मैं चली जाऊँगी अपने भाई के पास अपने बेटे को लेकर। ना तुम कहीं जाओगे और ना ही दामिर। उंगली उठाकर मुतल्ला किया, लेकिन मायदा ज़िद की पक्की थी। अगले रोज़ जब हसनैन ऑफिस गए हुए थे, वो दामिर को लेकर फैज़ भाई के यहाँ चली गई। हसनैन को इस पर शदीद गुस्सा आया। दिल चाहा कभी पलट कर भी ना देखे, मगर बेटे से दूरी सुहाने रूह थी। दामिर को मायदा और हसनैन के दरमियान सोने की आदत थी। वो उल्टा एक बाजू और टांग हसनैन पर जबकि दूसरा बाजू मायदा पर फैलाकर सोता था। मम्मा घर कब जाएंगी? इस रोज़ दामिर ने इनका हाथ थामते कहा। वो बाबा को मिस कर रहा था। उनसे मिले 3 रोज़ हो चुके थे। अब हम यहाँ रहेंगे मामू के पास। उसके बाल संवारते मोहब्बत से कहा। आप इंजॉय करते हैं नानू और मामू के साथ? यस मम्मा। वो चहका। और इतबा भी? ओ यस इतबा भी। जब हम घर जाएंगे तब इतबा को भी साथ ले जाएंगे। क्या हो रहा है जवान? फैज़ मामू ने नरमी से उसके सर के बाल बिखेरे। मामू हम इतबा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मामू की गोद में बैठते उसने संजीदगी से कहा। तभी मोमना ने हसनैन के आने की इत्तला दी। फैज़ की गोद में बैठा दामिर बाबा पुकारते बाहर भागा। फैज़ और मायदा भी लॉन में आए, जहाँ हसनैन दामिर का चेहरा वालाहाना चूम रहे थे। मीरू अंदर जाओ। मायदा ने उसे हसनैन की गोद से तकरीबन खींच कर उतारा। हसनैन ने सपाट उसे देखा। मम्मा मुझे बाबा के पास रहना है। उसने पाँव पटके। इत्तबा भी वहाँ आ गई। एक लगाऊंगी, जाओ यहाँ से। फूफो आप मीरू को मत डांटें। इत्तबा उसकी ढाल बनकर दामिर के सामने खड़ी हुई थी। फैज़ ने दोनों को थामते हसनैन से दूर किया। चलो मीरू हम घर जा रहे हैं। हसनैन ने हाथ की जानिब इशारा किया। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मायदा ने उसे अपने पीछे छुपाया। ये मेरा भी बेटा है। ये आपका बेटा नहीं, अलियान आपका बेटा है सिर्फ। हसनैन चले जाओ यहाँ से। फैज़ ने संजीदगी से कहा। मैं अपनी बीवी और बेटे को लेकर जाऊँगा। जब वो नहीं जाना चाहते तो ज़बरदस्ती करोगे? उनका लहजा दुर्शत था। मायदा चलना है? नहीं। सुन लिया, वो नहीं जाना चाहती। ठीक है, ये रहे तुम्हारे पास। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। आओ मीरू। उन्होंने हाथ बढ़ाया। ये मेरा भांजा है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।
फैज़ रसूल ने दामिर को उनकी पहुंच से दूर किया। मामू, मुझे बाबा के पास जाना है। दामिर ने अपने हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाए तो फैज़ का चेहरा सुर्ख हुआ। सांपों की औलाद भी सपोले ही होते हैं, ले जाओ इसे, आइंदा मुझे शक्ल न दिखाए। गुस्से में भड़कते दामिर का बाजू दबोचते उसे पूरी कुव्वत से हसनैन की जानिब धकेला। वो धड़ से मार्बल के फर्श पर गिरा। मायदा ने तड़प कर आगे बढ़ना चाहा, आंखें नम हुईं, जबकि हसनैन ने एक ही जश्न में बिलखते बेटे को खुद में समो लिया। दूर रहो मेरे बेटे से। मायदा के हाथ झटकते हसनैन धाड़े, तुम्हारा भाई तुम्हें मुबारक हो। तभी वो छोटी सी बच्ची की तरफ मुतवज्जो हुए जो फैज़ के सीने में मुंह छुपाए बाबा मीरू मीरू पुकारते सिसकियां भर रही थी। हसनैन एक नज़र उस पर डालकर वहां से चले गए। दामिर ने इस वाक़े का बहुत असर लिया था। वो बीमार हो गया था। हसनैन ने समीन और अलियान को अपने पास शहर बुला लिया। वक्त गुजरने के साथ दामिर संभलने लगा, मगर वो दिन ब दिन ज़िद्दी और खुदसर होता जा रहा था। अलियान उससे वालाहाना मोहब्बत करता था, लेकिन दामिर उसे हर बार झटक देता। इसीलिए हसनैन को मजबूरन दामिर को अमेरिका बहन के यहाँ भेजना पड़ा, जिससे वो मज़ीद सबसे बदजन हो गया, माँ सवाए नानो और इत्तबा के, जिसका रोना उसे आज भी रोज़े अव्वल की तरह याद था। दिल के हाथों मजबूर होते वो पढ़ाई अधूरी छोड़कर वतन लौट आया था। मसला क्या है तुम दोनों के साथ? दामिर ने झुंझलाकर एजाज और अलियान को घूरा, जो उसे ज़बरदस्ती यरगमाल बनाकर गाड़ी में बिठा चुके थे। चुप रहिए आप, एजाज ने उसे घूरा। हम मिशन पर हैं हम आज। अलियान ने ज़बरदस्ती उसकी सीट बेल्ट बांधी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। क्या तुम मुझे किसी मिशन इम्पॉसिबल के लिए भेज रहे हो? अलियान को ड्राइविंग सीट संभालते देख दामिर ने एक नज़र पीछे बैठे एजाज को देखकर पूछा। अब ऐसा भी नहीं। अलियान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाने पहचाने रास्तों पर गाड़ी को सफ़र करते देख दामिर सीधा हुआ। क्या हम अहमद मामू की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, वहीं जा रहे हैं। रोको गाड़ी। मगर क्यों? दोनों ने यकजबान होकर पूछा। मुझे नहीं जाना वहाँ। उसने सीट बेल्ट खोलते संजीदगी से कहा। वजह? एजाज को गुस्सा आया। दादो का बर्थडे है आज, वो आपकी वजह से चाचू की तरफ गई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी आप हमारे यहाँ आएँ। दामिर ने लब भींचे, जबकि अलियान हैरान हुआ। मगर नानो ऐसा क्यों चाहती हैं कि भाई तुम्हारी तरफ जाए? वो बाबा से गुस्सा है। किस बात पर? गुस्सा मामू पर है तो भाई का उनके गुस्से से क्या ताल्लुक है? वो नासमझी से बोला। ये तुम अपने भाई से ही पूछो। एजाज को मजीद गुस्सा आया। अब चलो भी, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अलियान ने उसे घूरा। नानो के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। और हुलिया देखो। उसने जीन्स और हाफ स्लीव टी शर्ट पर अपने सरापे के बाद दामिर को देखा, जिसने सफ़ेद और लाइनों वाली फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। बालों भी हाथों से संवारे हुए थे, चेहरे पर संजीदगी थी, लब भींचे हुए, निगाहें विंड स्क्रीन पर जमी थी। तुमने तैयार होकर कौन से तीर मार लेने थे? रहना तो वहीं जोकर ही है। एजाज ने उसके छोटे बालों के बाद क्लीन शेव चेहरे को देखा। तुम्हारे बैंड्स कहाँ गए? बाल भी कटवा लिए, खैरियत है? इंसान बनने का शौक चढ़ा है तुम्हें? एजाज अपनी बात इंजॉय करते हुए हंसा। उसकी हंसी में अलियान की मुस्कुराहट भी शामिल थी। दामिर ने निगाह दोनों पर डाली तो इनकी हंसी को ब्रेक लग गए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। लाउंज में आते ही एजाज ने चची, मम्मा, दादो, सुमैया, सोहा को देखते सलाम किया। फिर तशक्कुर भरी निगाह चाचू पर डाली। माशाल्लाह, इतनी लेडीज़ के बीच वन जेंटलमैन। अहमद उसके अंदाज पर हंसती है। फिर उसके साथ दामिर और अलियान को देखकर सब खवातीन भी मुतवज्जो हुईं। नानो ने दामिर की जानिब देखते हुए नम आंखों से बाजू फैलाए। वो एक सेकंड में इनके बाजुओं में समा गया। अलियान पहली बार इन लोगों के बीच कन्फ्यूज़ हुआ। जवान तुम कैसे हो? अहमद ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपको मामू पुकार सकता हूँ? वो झिझका। बिल्कुल, अगर दामिर का मामू हूँ तो तुम भी इसके भाई हो। वो इसलिए माँ की जाने बढ़े। अम्मा, ये अलियान है, दामिर का भाई। अस्सलाम वालेकुम नानो। वो उनके सामने झुका। नानो ने उसके सर पर हाथ फेरकर जवाब दिया। ये मोमना भाभी हैं, फैज़ भाई की मिसेस। ये निमरा है, मेरी जौजा। मोहतरमा। वो मुस्कुराए। एजाज को तो तुम जानते ही हो। ये सुमैया, मेरी प्यारी गुड़िया। सुमैया को हिसार में लेते हुए मोहब्बत से बताया। इसमें तो शक नहीं, ये गुड़िया है। अलियान ने सर हिलाते इत्तफाक किया। हैप्पी बर्थडे नानो। सॉरी, हम कोई गिफ्ट नहीं ला सके। दरअसल एजाज ने रास्ते में हमें बताया, लेकिन उधार रहा। अलियान मज़े से कहते मामू के पहलू में बैठा। दामिर जितना खामोश था, अलियान उतना ही चहक रहा था। तभी सोहा चाय लेकर लाउंज में दाखिल हुई। इसके पीछे ट्रे लाती इत्तबा भी थी। अरे मीरू भाई आप? सोहा को बेपाया खुशी हुई उसे देखकर। कितने दिनों बाद आए हैं? दामिर ने निगाह उठाते एक नज़र उसे देखा, फिर निगाह इत्तबा की जानिब उठी। उसके चेहरे पर भी खुशगवार हैरत थी, मगर जो ही निगाह दामिर से मिली, निगाह बेसाख्ता झुक गई। बचपन के बाद जब से वो अमेरिका से आया था, इनकी बमुश्किल 4 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन आज पहली बार इत्तबा को उसके अंदाज से झिझक महसूस हुई। उन्होंने तो आज भी नहीं आना था, मैं और अली ज़बरदस्ती लाए हैं। एजाज ने सोहा को देखा। शुक्रिया बेटे। दादो ने ममनून निगाहों से एजाज और अलियान को देखा। तुम लोग मेरे बच्चे को मेरे पास लाए। केक काटने की तकरीबन 15 मिनट बाद फैज़ साहब वहाँ आए थे। दामिर और अलियान की मौजूदगी का उन्होंने नोटिस नहीं लिया था। बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मामू तो वाकई बहुत अकड़ू हैं यार। प्लेट में केक लिए अलियान ने दामिर के कानों में सरगोशी की, जिसे फैज़ साहब ने बखूबी सुना। वो कॉल सुनकर अभी लाउंज में दाखिल हुए थे, जबकि वो दोनों उनकी जानिब पुश्त होने के बाइस इन्हें देख नहीं पाए थे। दामिर ने उसे घूरा।
وہ اکڑو نہیں ہیں، بس ان کی نیچر ہی ایسی ہے، وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہیں۔ فیض صاحب ان کے انداز پر مسکرا دیے، جبکہ دامیر سیل نکال کر نانو کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے سیلفی لینی ہے، سب کو اپنی جانب متوجہ کرتے اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ سب ادھر آ جائیں نانو کے پاس۔ اس نے جھک کر سوہا اور اتباع کی پلیٹ سے انگلیوں سے تھوڑا سا کیک لے کر منہ میں ڈالا۔ اس کے بدلے انداز آج اتباع کو حیرت میں ڈال رہے تھے۔ ماموں آپ بھی؟ اس نے فیض صاحب کو صوفے پر بیٹھے دیکھ سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں آ رہا۔ وہ رکھائی سے بولے۔ آپ کیوں مجھے ضد دلانا چاہتے ہیں؟ بازو سینے پر لپیٹے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ فیض صاحب نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اور آپ شاید جانتے نہیں، اگر میں ضد میں آ گیا تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ وہ مصنوعی سا حیران ہوئے۔ آپ جو بھی سمجھیے۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں، عبید ہوگا۔ فیض صاحب کھڑے ہوئے تو دامیر نے ان کا راستہ روکا۔ عبید نام پر چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ ہٹو بھائی، راستہ دو۔ اس سے اپنے قد سے 2 انچ لمبے بھانجے کو فخر سے دیکھتے بظاہر لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ آپ بیٹھیے، میں ریسیو کرتا ہوں آپ کے مہمان کو۔ سب لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے ان کی جانب متوجہ تھے، خاص طور پر اتباع ان دونوں کے انداز دیکھ کر الجھی جا رہی تھی۔ دامیر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جارحانہ انداز میں دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوش شکل نوجوان کا چہرہ نظر آیا۔ بوکے لیے اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ دامیر نے بھسم کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں عبید ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، جبکہ دامیر نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈال کر اس کا ہاتھ تھاما۔ نانو کی برتھ ڈے ہے تو میں انہیں وش کرنے آیا ہوں، اس نے بتاتے ہوئے دامیر کی سخت گرفت میں دبے اپنے سرخ ہوتے ہاتھ کو دیکھا۔ میرا ہاتھ فریکچر ہو جائے گا یار۔ آپ آئے، شکریہ۔ دامیر نے ہاتھ چھوڑا۔ عبید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ہاتھ سن ہو رہا تھا۔ کیا یہ بکے نانو کے لیے ہے؟ عبید نے سر ہلایا تو دامیر نے ہاتھ بڑھاتے بکے تھام لیا۔ میں انہیں دے دوں گا، اندر فیملی ہے، ورنہ میں آپ کو چائے کا ضرور پوچھتا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے، آپ فیض انکل کو ضرور بتا دیجیے گا میری آمد کا، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ نہ جانے دامیر کے غصے اور ضبط سے اس کی کون سی حس کو سکون ملا تھا کہ بتی سی پوری باہر تھی۔ خدا حافظ۔ دامیر نے ٹھک سے دروازہ بند کیا اور پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر کر کے واپس آیا۔ کون تھا دروازے پر؟ احمد ماموں نے پوچھا۔ غلطی سے آ گیا تھا کوئی، اچھی طرح سمجھا دیا ہے، آئندہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ تم تو بہت خطرناک ہو یار، احمد ماموں سمجھتے ہوئے ہنس دیے، جبکہ فیض ماموں نے اس کا شانہ تھپکایا۔ حسنین، سمین اور مائدہ اس وقت فیض رسول کے ہاں موجود تھے۔ ثریا، احمد، نمرہ، مومنہ اور اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہاں خاموشی تھی۔ اگر یوں ہی چپ رہنا تھا تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر فیض صاحب کو ہی بولنا پڑا۔ تم جو منہ پھلائے استقبال کرتے ہو، اگلا انسان جرت بھی کیسے کر سکتا ہے بات کرنے کی؟ حسنین نے کہا۔ ان کے بیچ اپنے مخصوص انداز میں بات چیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ نانو، احمد اور مومنہ نے گہری سانس لی۔ ابھی پھر وہی تانے شروع ہونے والے تھے۔ مائدہ نے بے بسی سے بھائی اور شوہر کو دیکھا۔ جب تمہیں اندازہ ہے میرے رویے کا تو تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آنا پڑا کیونکہ اس گھر میں صرف تم نہیں، باقی انسان بھی بستے ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں، مثلاً اماں۔ حسنین نے نرمی سے کہتے ثریا کا گھٹنا چھوا۔ مومنہ بھابھی اور میری بیٹی، میں آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ اعزاز بیچ میں کودا۔ فی الحال تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اعزاز باپ کو گھوری پر لب دبائے باہر نکل گیا۔ نانو خاموشی سے ان کے انداز ملاحظہ کر رہی تھیں، لیکن ان کا چہرہ گواہ تھا۔ وہ جلدی داماد اور بیٹے کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میری بیٹی کو بلاؤ۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے 2 بیٹے ہی ہیں۔ فیض صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا۔ یہ فضول کوئی بند کرو گے تم دونوں یا مجھے جوتا اتارنا ہوگا۔ ماں کے دبنگ انداز پر دونوں چپ ہو گئے۔ تم بولو حسنین، کیسے آنا ہوا؟ میں آج تمام پرانے گلے شکوے بھلا کر نئے سرے سے رشتے بنانے آیا ہوں۔ اماں، اتباع کو میری بیٹی بنا دیں۔ فیض صاحب اس بار کچھ نہیں بولے تھے۔ میں یقین دلاتا ہوں بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھوں گا فیض۔ اور وہ رخ موڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں جانتا ہوں ماضی میں ہمارے بیچ بہت سے اختلافات رہے ہیں، کون صحیح تھا کون غلط، میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا۔ اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکا ہوں۔ تم بھی دل بڑا کرو، جو ہوا اسے بھول کر نئے سرے سے دوستوں کی طرح رشتوں کی شروعات کرتے ہیں۔ مگر میں ابرار کو ہاں کہہ چکا ہوں، اس سے میں خود بات کر لوں گا، بس تم ہاں بولو۔ حسنین سب مسئلوں کا حل سوچ کر ہی آئے تھے۔ اماں، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو دامیر سے پیارا کوئی نہیں، مگر اتباع میری تمہاری بیٹی ہے، تمہیں جو مناسب لگے فیصلہ کرو۔ اماں، اب تو ناراضی چھوڑیں۔ فیض اٹھ کر ماں سے ملتجی لہجے میں بولے۔ کان پکڑ لوں تب بھی مانے گی۔ اماں، مان جائیے ورنہ اس عمر میں یہ کان پکڑتے عجیب لگے گا۔ حسنین، احمد یک زبان بولے تو ثریا مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دیتے بیٹی کی پیشانی چومی۔ میری طرف سے بھی ہاں ہے، مگر اپنے بیٹے سے کہو کنونس کرے، میں کیوں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں۔ 10 روز بعد اعزاز ہاؤس برقی کمکموں سے سجا الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لان میں بنے سٹیج پر 3 لڑکے سفید کرتا شلوار میں ملبوس جگمگاتے چہروں کے ساتھ براجمان تھے۔ فنکشن میں صرف قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دامیر، علیان اور اعزاز بے چینی سے دلہنوں کے منتظر تھے اور ان کا انتظار سامنے سے لڑکیوں کا چھوٹا سا جھرمٹ دیکھتے ختم ہوا۔ اتباع، سوہا اور سمیہ سرخ رنگ کی میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور نازک سی جولری میں پریوں سا حسن لیے چلتی آ رہی تھیں۔
सबसे पहले दामिर खड़ा हुआ, सफ़ेद कुर्ते में वही चमक लिए रोशन चेहरा। निगाहें उस परी पेकर पर जमी थीं जिसे मोमानी और ममा ने उसके पहलू में बिठाया था। बैठ जाओ बेटा। ना जाने वो कब तक खड़ा रहता कि निमरा मामी ने शरारतन उसे छेड़ा तो वो झींप गया। कैसी हैं इत्तबा? सरगोशी में पूछा। इत्तबा ने लरसते हाथों को आपस में जकड़ते सर हिलाया। दामिर उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था। वो लड़का जिसे वो बुजुर्गाना अंदाज में ट्रीट करती थी, आज वह हक से उसके पहलू में एक खूबसूरत रिश्ते में जुड़ने वाला था। उसकी घबराहट जायज़ थी। उसने थोड़ा रुख मोड़कर इत्तबा के घूंघट में छुपे चेहरे को देखा। अंदाज संजीदगी लिए हुए था। आपने सच कहा था, दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आप इत्तबा रसूल मेरी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं का समर हैं। इस जज्ब से किए गए एतराफ़ पर इत्तबा की निगाहें इसकी जानिब उठीं। शायद आप नहीं जानते, बास मामलात में मैं बहुत अनापरस्त और ज़िद्दी हूँ, मगर आप वाहिद हस्ती हैं जिसे मैंने हमेशा खुद से बढ़कर चाहा है। मैं एतराफ़ करता हूँ, मैंने आपकी खुद से भी ज़्यादा इज्जत की है। क्या मैं इतनी अहम हूँ आपके लिए? कपकपाता मुतरन्नम लहजा दामिर हसनैन जी जान से कुर्बान हुआ। मुख्तसर ये कि आप प्यारे हैं, और ये कि जान से भी ज़्यादा। हेलो दोस्त। तभी दामिर चौंक कर आने वाले की जाने मुतवज्जो हुआ। इत्तबा भी सर झुका गई। ऑफ वाइट सूट में उबैद चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए बुके उसकी जाने बढ़ाए हुए था। वाइट जीन्स और सुर्ख गुलाब। दामिर बेसाख्ता खड़ा हुआ। निकाह मुबारक दोस्त। उबैद खुशदिली से उससे बगलगीर हुआ। शुक्रिया। दामिर नरमी से मुस्कुराया। क्या मुझे आपकी फैमिली फंक्शन में शामिल होने की इजाज़त है? अंदाज शरारत से भरपूर था। दामिर उसकी शरारत से महफूज होते कहका लगाकर हंस दिया। जबकि थोड़ी देर में एजाज और सोहा, अलियान और सुमैया का निकाह भी बखैर आफियत अंजाम पा गया। 10 रोज़ कबल फैज़ मामू के कहने के मुताबिक दामिर इस वक्त इनके ऑफिस में इनके सामने बैठा था, ब्राउन पैंट स्वेट शर्ट ने मखसूस संजीदा अंदाज के साथ। फैज़ ने उसके लिए चाय मंगवाते हाथ मेज़ पर जमाए। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? मैंने। जी। उसने संजीदगी से मामू का चेहरा देखा। क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए इत्तबा का हाथ मांगा है? जी। लब दबाते उंगली मेज़ पर बजाई। मामू ने बगौर उसकी हरकत देखी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? किस बात पर? उसने नासमझी से इन्हें देखा। इसकी बात पक्की हो चुकी है कहीं दूसरी जगह, और 1 माह कबल उसका एक्सीडेंट हुआ था। टखना फ्रैक्चर है, हो सकता है वो लंगड़ा कर चले। मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। फैज़ मसनूई चौंके। बावजूद इसके कि इत्तबा तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करती है, तुम्हें तुम कहकर पुकारती है, इस पर भी एतराज़ नहीं? दामिर नरमी से मुस्कुराया। मुझे इस बात पर भी एतराज़ नहीं है मामू कि वो मुझे तुम कहकर पुकारती है, क्योंकि वो बिल्कुल नानो जैसी हैं और नानो मेरी मारूख हैं। उसने नरमी और मोहब्बत से कहा। शर्म आती है? किस बात पर? वो उनके सवाल पर उलझा। फैज़ का दिल चाहा खिलखिला कर हंस पड़े। तुम्हें बाप के सामने उसकी बेटी के लिए इजहार करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म लिहाज अमेरिका में बेच आए। ओह यस। दामिर बौखला कर खड़ा हुआ। सॉरी माजरत करते उल्टे कदम दरवाजे की जानिब लपका, और उसके बाहर निकलते ही फैज़ जो कब से जब्त कर रहे थे कहका लगा उठे। इन्हें भांजे पर पूरा भरोसा था। वो उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे अहम शर्त होता है। तकरीबन 1 माह कबल जब दामिर माँ के सामने इत्तबा के लिए कह रहा था, तब सुरैया और फैज़ दोनों ने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। वो बेटे की तरफ देखती रहीं। सुरैया शायद वो कुछ बोले, मगर फैज़ की चुप ने नानों को रंजीदा कर दिया। इन्हें अपने एहसासात का इजहार करने के लिए दामिर को बीच में लाना पड़ा, मगर फैज़ बखूबी वाकिफ़ थे। माँ सिर्फ फैज़ को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहती हैं, बावजूद इसके कि वो दामिर के लिए राज़ी थे, लेकिन उन्होंने चुप साध ली क्योंकि वो इब्रार को ज़बान दे चुके थे। दूसरी जानिब जब हसनैन ने इब्रार से दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे का प्रपोजल वापस ले ले, तो वो उल्टा उनका ममनू हुआ, क्योंकि उबैद अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड था और वो खुद ही फैज़ से माजरत करने वाला था, क्योंकि इसके बाबा ने बिना उसकी राय पूछे उसका प्रपोजल दिया था। नानो की बर्थडे वाले रोज़ इसका इरादा भी ख़ास तौर पर अंकल से माजरत करने का था, मगर दामिर ने उसे उन तक पहुँचने ही नहीं दिया था। दामिर के जारहाना अंदाज पर उबैद ने पहले तो हैरत से इसे देखा था, मगर फिर उसकी आंखों में लहराते अक्स को पहचानते वो महफूज हुआ। इसे दिली सुकून महसूस हुआ। वो दो प्यारे दिलों को तोड़ने की वजह नहीं बन रहा था, और दामिर के लिए वो अल्फाज याद करते फैज़ रसूल आज भी दुल्हन बनी बेटी को देखते सरशारी महसूस कर रहे थे। मुझे तुमसे गारंटी चाहिए तुम इसे खुश रखोगे। फैज़ को अपनी आवाज़ की गूंज सुनाई दी। तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे कन्विंस करो, मैं क्यों तुम्हें अपनी बेटी के लिए मुंतखब करूँ? दामिर ने बेसाख्ता उनका संजीदा चेहरा देखा। अगर मैं इनकार कर दूँ तो? मैं ये नहीं कहता कि मैं इनके लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन इतना यकीन दिला सकता हूँ कि मैं खुद से बढ़कर उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त करूँगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मामू जी, अगर आपने इनकार कर दिया तो दूसरी बार धोखा देने पर मर जाऊँगा। फैज़ मामू एकटक उसका चेहरा देख रहे थे। जिस कदर वो खुद प्यारा था उतना ही प्यारा बोलता था। इन्हें बेटी के लिए ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था जो उससे बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करे जैसी वो करते थे, और दामिर हसनैन इनके मयार पर पूरा उतरता था।